महल के अंदर एक खोजा झुककर यूं जियांगजियन से कहता है कि समय हो गया है और उन्हें एक रखेल का नाम का पट्टा पलटना चाहिए। यूं जियांगजियन अपनी आंखें खोलता है और हैरान होता है कि वह कहाँ आ गया है। तभी एक सिस्टम परी आती है और उसे शुआनहुआंग महान दुनिया में स्वागत करती है और रोजाना बचाव चुनौती के नियम बताती है। अगले 10 सेकंड में वह सिस्टम पर ही उसकी पहचान बताती है कि उसका नाम यूं जियांगजियन है। यूं जियांगजियन सिस्टम स्क्रीन पर अपना नाम देखकर समझ जाता है कि यह वही किरदार है जो उसने अपनी खुद की लिखी हुई कहानी में बनाया था। फिर यूं जियांगजियन को अपनी कहानी का रोल याद आता है कि वह शाही यूं परिवार की आखिरी खून की कड़ी है जो रखेलों का शिकार बनता है। वह खोजे से कहता है कि वह थक गया है और आज पट्टा नहीं पलटेगा, पर खोजा कहता है कि यह रखेलों का बनाया हुआ नियम है। यूं जियांगजियन समझता है कि उसकी सारी ताकत और अधिकार छीन लिए गए हैं। खोजा फिर से दबाव डालता है कि समय हो गया है, जिस पर यूं जियांगजियन उसे जिद न करने को कहता है। खोजा थाली आगे बढ़ाता है और थाली में से एक पत्थर की प्लेट अपने आप पलटकर लाल बत्ती के साथ चांद का निशान दिखाती है। महल का दरवाजा खुलता है, बैंगनी धुंध फैलती है और एक नंगे पांव लड़की अंदर आती है। सिस्टम पैनल से पता चलता है कि ये शियान्यू है, जो वूजी तियानमो संप्रदाय की 5वीं राजकुमारी है। ये शियान्यू यूं जियांगजियन को नमस्ते करती है, जबकि यूं जियांगजियन उसकी असलियत और क्रूर स्वभाव से वाकिफ है। ये शियान्यू एक प्याला शराब पेश करती है और कहती है कि यह उसने खुद बनाई है, जिसका नाम सौंदर्य का खून है। यूं जियांगजियन जानता है कि इस शराब में सबसे जहरीली चीज जलपरी का आंसू मिली हुई है। यूं जियांगजियन शराब पीने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह आराम करना चाहता है। ये शियान्यू रोने का नाटक करती है कि पहले रखेलों के आने पर आपने ऐसा नहीं कहा। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो बोल दें, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। यूं जियांगजियन तुरंत कहता है कि सौदा पक्का। यह सुनते ही ये शियान्यू का चेहरा भयानक राक्षसी नसों के साथ बदल जाता है और वह गुस्से से पूछती है कि उसने क्या कहा। यूं जियांगजियन डर जाता है और मजाक का बहाना बनाकर बात संभालता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। ये शियान्यू वापस सामान्य होकर मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो, अब यह शराब पी लो। यूं जियांगजियन सोचता है कि इसे पीने से उसकी ताकत की नींव बर्बाद हो जाएगी। वह ये शियान्यू से कहता है कि वह शराब पिएगा लेकिन प्याला नहीं, जिस पर वह राजी हो जाती है। ये शियान्यू शराब का घूंट लेती है, लेकिन यूं जियांगजियन उसे रोककर कहता है कि सुबह एक दिलचस्प बात हुई थी और एक पहेली वाला मजाक सुनाने लगता है। यूं जियांगजियन मजाक सुनाता है कि उसने सुबह वजन चेक किया, फिर पॉटी की और दोबारा वजन चेक किया तो वजन बिल्कुल वैसा ही था। बताओ क्यों? यूं जियांगजियन खुद ही बताता है कि क्योंकि मैंने तराजू के ऊपर ही पॉटी कर दी थी। ये शियान्यू घृणा और हैरानी में वह शराब खुद ही निगल लेती है। यूं जियांगजियन उसके गाल को छूकर हंसता है और कहता है कि तुमने यह छुपकर क्यों पी ली? कितनी लालची हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा। ये शियान्यू अपने अंदर जहर के असर को महसूस करती है और बहाना बनाती है कि बाकी शराब अगली बार लाएगी। यूं जियांगजियन सोचता है कि अब वह 8-9 दिन तक जहर नहीं दे सकती, जबकि ये शियान्यू सोचती है कि यूं जियांगजियन आज पहले से अलग लग रहा है। ये शियान्यू जादू से कमरे की रोशनी और पर्दों को धुंधला करती है और कहती है कि अब सो जाते हैं। यूं जियांगजियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी मत करो, थोड़ी बात करते हैं, छोटी यूएर। यूं जियांगजियन उसके ठंडे हाथ पकड़कर कहता है कि ठंड है, ज्यादा कपड़े पहना करो, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं तो मुझे दर्द होता है। ये शियान्यू हैरान होकर पूछती है कि उसे यह गुप्त नाम कैसे पता चला। यूं जियांगजियन अपने दिमाग में सोचता है कि तुम्हारी पूरी जीवन की कहानी मैंने लिखी है, मुझे कैसे नहीं पता होगा। फिर वह बोलता है कि शादी से पहले से ही वह उस पर नजर रखे हुए था जिस पर यह शियान्यू सफाई मांगती है। यूं जियांगजियन कहानी बताता है कि कई साल पहले एक रात वह महल के बुजुर्गों के साथ बाहर सफर पर था जब उसने वूजी तियानमो संप्रदाय की लड़ाई देखी। दृश्य में जलता हुआ शहर और बिजली की लड़ाई दिखती है। यूं जियांगजियन बताता है कि वह संप्रदाय की विरासत में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी नजर एक अलग लड़की पर पड़ी। पुरानी बातों में ये शियान्यू को घायल हालत में तलवार चलाते हुए दिखाया जाता है। वह बताता है कि ये शियान्यू अकेली 5वें संप्रदाय के हमलों का सामना कर रही थी, घायल थी लेकिन हार नहीं मान रही थी। उसी पल से यूं जियांगजियन ने उसे अपने दिल में याद रखा था। ये शियान्यू आंसू भरी आंखों से पूछती है कि क्या उस दिन उसे बचाने वाला यूं जियांगजियन ही था। यूं जियांगजियन उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहता है कि हाँ बिल्कुल। यूं जियांगजियन बताता है कि उसने अपने महल के बुजुर्गों को भेजकर उसे बचाया था। ये शियान्यू पूछती है कि अगर बचाया था तो उसे तुरंत महल क्यों नहीं लाया गया। यूं जियांगजियन बताता है कि पिछले बादशाह राक्षस संप्रदाय के लोगों के खिलाफ सख्त थे, इसलिए सिंहासन पर बैठते ही पहले दिन उसने ये शियान्यू को महल बुलवाया। ये शियान्यू हाथ पकड़कर उसकी आत्मिक ऊर्जा चेक करती है और पुष्टि करती है कि वह अभी भी एक बेकार कमजोर व्यक्ति ही है।
ये शियान्यू उलझन और बीमारी महसूस करती है और वापस अपने कमरे में आराम करने की इजाजत मांगती है। यूं जियांगजियन उसे इजाजत दे देता है और वह धन्यवाद कहकर चली जाती है। ये शियान्यू के जाने के बाद यूं जियांगजियन मुस्कुराता है कि असली हीरो का खूबसूरत को बचाने वाला कहानी का हिस्सा अब मेरा हो गया है, लेकिन वह समझता है कि ये शियान्यू अभी और परीक्षण करेगी। ये शियान्यू गलियारे में चलते हुए सोचती है कि आज रात की सारी बातें बहुत ज्यादा संयोग वाली हैं, इसलिए उसे एक बार और परीक्षण करना होगा। ये शियान्यू अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर बुरे सपनों का जादू डालती है ताकि यूं जियांगजियन के दिमाग और आत्मा का परीक्षण कर सके। ये शियान्यू की बैंगनी जादुई रोशनी यूं जियांगजियन के कमरे तक फैल जाती है। यूं जियांगजियन एक अंधेरी भ्रमित दुनिया में खुद को पाता है और समझ जाता है कि यह ये शियान्यू का बुरे सपनों का जादू है, जो यह चेक करने के लिए है कि क्या वह कोई छिपी हुई ताकत छुपा रहा है। यूं जियांगजियन तुरंत एक कमजोर और डरे हुए आदमी की तरह अभिनय करता है और चिल्लाता है कि रक्षकों, मुझे बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई है। ये शियान्यू जादू के जरिए उसकी आत्मा की प्रतिक्रिया देखती है और उसे कोई आत्मिक ऊर्जा नजर नहीं आती। ये शियान्यू यह देखकर पुष्टि कर लेती है कि वह सच में घबराया हुआ और लाचार है, कोई अभिनय नहीं कर रहा। वह मान लेती है कि सच में वही उसका उद्धार करता था। यूं जियांगजियन होश में आता है और सोचता है कि उसकी यह चाल कामयाब रही। वह योजना बनाता है कि आगे भी उसकी दुश्मनी खत्म करने के लिए काम करेगा। सिस्टम परी आती है और घोषणा करती है कि पहले दिन का बचाव चुनौती पूरा हो गया है। अंतिम मूल्यांकन 200% है और बहुत बड़ा इनाम खुल गया है। यूं जियांगजियन को नए खिलाड़ी के उपहार पैक से शाही यूं परिवार के पूर्वजों की अंतिम पारिवारिक कला मिलती है। महल के हॉल में शुआनहुआंग महान दुनिया की 36 बादशाही कलाओं का चित्र और शुआनहुआंग सृजन खून का जार दिखाई देता है। यूं जियांगजियन का हाथ सिंहासन के कुशन पर रखा होता है। यूं जियांगजियन सोचता है कि असली मालिक एक आलसी और अयोग्य बादशाह था, लेकिन ये तैयार साधन उसकी ताकत बढ़ाने की गति को बहुत तेज कर देंगे। उसे याद आता है कि कल उसकी सफेद चांदनी आने वाली है। यूं जियांगजियन कहता है कि पहले जरूरी काम करना चाहिए। वह मेज पर जाकर ब्रश से जरूरी चीजों की सूची लिखने लगता है। वह कागज पर किलिंग पत्थर और बाकी चीजों के नाम लिखता है और सोचता है कि वह जितना बेवकूफ बादशाह बनेगा, उतना ही कोई उस पर शक नहीं करेगा। फिर वह कागज किंगफू की तरफ फेंकते हुए सारा सामान खजाने से लाने का हुक्म देता है। पुराना खोजा किंगफू कागज उठाकर हैरान होता है कि बादशाह अचानक ताकत बढ़ाने के साधन क्यों मंगवा रहे हैं। यूं जियांगजियन गुस्से से उसे डांटता है और बिना फिजूल बात किए हुक्म मानने को कहता है। किंगफू झुककर माफी मांगता है। यूं जियांगजियन उसे जल्दी करने और सुबह होते ही ये शियान्यू को नाश्ते पर बुलाने का हुक्म देता है। इसके बाद मेज पर किलिंग पत्थर रखे दिखाई देते हैं। यूं जियांगजियन किलिंग पत्थर और फूलदान से निकली हुई शुआनहुआंग सृजन खून की बूंद को देखता है। वह किलिंग पत्थर को अपने हाथों में पकड़ता है। यूं जियांगजियन के शरीर की नसों में ऊर्जा दौड़ती है। वह किलिंग पत्थर की ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे उसका पूरा ढांचा चमक जाता है। महल के ऊपर आसमान में बिजलियां कड़कती हैं और रोशनी का स्तंभ निकलता है। यूं जियांगजियन अपनी ताकत को छुपाने के लिए एक कला चलाकर दृश्य और रोशनी को गायब कर देता है। जमीन के नीचे जंजीरों में जकड़ा हुआ पुराना राक्षस अपनी चमकती आंखें खोलता है और हैरान होता है कि महल के पास से सारी आत्मिक ऊर्जा क्यों गायब हो गई। वह पुराना राक्षस सोचता है कि शायद किसी बुरी रखेल ने ताकत बढ़ा ली है। यहाँ किंगफू अजगर के खंभों वाले हॉल में चलता है, जबकि यूं जियांगजियन सोफे पर लेटा होता है। किंगफू सोचता है कि इतनी बड़ी आत्मिक ऊर्जा का गायब होना इस निकम्मे बादशाह से जुड़ा नहीं हो सकता। यूं जियांगजियन उसे देखकर सोचता है कि यह बुजुर्ग असल में पुराने बादशाह का कैद किया हुआ राक्षस है। यूं जियांगजियन सोचता है कि अगर वह किंगफू की कमजोरी पकड़ ले तो वह उसकी सबसे तेज तलवार बन सकता है। सिस्टम स्क्रीन पर यूं जियांगजियन की जानकारी और क्षमताएं नजर आती हैं। दृश्य मेंगफेई के छोटे आंगन में बदल जाता है। तांग मेंगगोंग सफेद पोशाक में बांस के पेड़ों के पास खड़ी होती है और अपनी उंगली से गिरते हुए पत्ते को बर्फ में बदल देती है। तांग मेंगगोंग अपनी तलवार से जमीन पर बर्फीली ऊर्जा की लकीर बना देती है। वह लुओक्सिन को हुक्म देती है कि यूं जियांगजियन को सूचित करे और खजाने से सारे किलिंग पत्थर ले आए। महिला रक्षक झुककर हुक्म मानती हैं। तांग मेंगगोंग आसमान की तरफ देखकर बड़ी शिया के ड्रैगन भाग्य को हासिल करने का संकल्प करती है। रक्षक वापस आकर रिपोर्ट करती है कि किलिंग पत्थर सुबह सुबह बादशाह यूं जियांगजियन ले गया है। तांग मेंगगोंग गुस्से और हैरानी से पूछती है कि उस निकम्मे बादशाह को इनका क्या काम। तांग मेंगगोंग समझती है कि पत्थर अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए होंगे। वह अपने रक्षकों के साथ निकलने लगती है। यहाँ यूं जियांगजियन सिंहासन पर बैठा तैयार हो रहा होता है और सोचता है कि उसकी सफेद चांदनी आने वाली है। हॉल के फर्श पर बर्फ जमने लगती है। नौकरानियां ठंड से कांपने लगती हैं और एक व्यक्ति के कदम आगे बढ़ते हैं।
तांग मेंगोंग सफेद पोशाक में अंदर आती है। यूं जियांगजियन उसे देखकर दिल में सोचता है कि इसका हुस्न ये शियान्यू से बिल्कुल कम नहीं है। तांग मेंगोंग सीधा पूछती है कि किलिंग पत्थर कहाँ हैं। यूं जियांगजियन कहता है कि अगर उसे जरूरत थी तो पहले क्यों नहीं बताया। तांग मेंगोंग हाथ आगे करके पत्थर देने को कहती है। यूं जियांगजियन तांग मेंगोंग की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है कि वह यह मांग पूरी नहीं कर सकता क्योंकि किलिंग पत्थर खत्म हो चुके हैं। तांग मेंगोंग गुस्से से पूछती है कि उसने पत्थरों का क्या किया। यूं जियांगजियन कहता है कि कल रात उसका ड्रैगन भाग्य हिल रहा था। तांग मेंगोंग उंगली से उसके माथे के निशान को छूकर उसके दिमाग में झांकती है। तांग मेंगोंग दृश्य में देखती है कि आसमान के बादलों में एक महल है जहां यूं जियांगजियन एक दूसरी औरत के साथ बैठा हंस रहा है। तांग मेंगोंग देखती है कि वह औरत ये शियान्यू है और गुस्से में बोलती है कि बदमाश। यूं जियांगजियन दिल में मुस्कुराता है कि उसकी कला सच में काम कर गई। तांग मेंगोंग तलवार निकालकर यूं जियांगजियन पर तान देती है। यूं जियांगजियन नाटक करते हुए सिर चकराने का बहाना करता है। पर्दे के पीछे से ये शियान्यू ये सब देख रही होती है। यूं जियांगजियन तांग मेंगोंग से कहता है कि जब भी वह जागता है तो ड्रैगन भाग्य गायब हो जाता था, लेकिन आज पूर्वजों के गुप्त तरीके से संघनन बहुत तेज हुआ है और 1 महीने में पूरा हो सकता है। तांग मेंगोंग यूं जियांगजियन की बात ध्यान से सुनती है क्योंकि ड्रैगन भाग्य का मामला महत्वपूर्ण है। ये शियान्यू अंदर आती है और बोलती है कि बादशाह और मेंगफेई क्या कर रहे हैं। तांग मेंगोंग उसे देखती है और बोलती है कि उसे आज नहीं आना चाहिए था। ये शियान्यू कहती है कि बादशाह ने उसे नाश्ते पर बुलाया था। तांग मेंगोंग उसे राक्षसी औरत कहकर बताती है कि बादशाह ड्रैगन भाग्य संघनित कर रहे हैं, इसलिए वह अंदर न आए। ये शियान्यू कहती है कि नियम कल बदल सकते हैं, लेकिन आज ड्रैगन भाग्य उसका है। तांग मेंगोंग उसे अपने और यूं जियांगजियन के रिश्ते के बारे में याद दिलाकर चेतावनी देती है। यूं जियांगजियन अंदर से मजा लेता है कि दोनों जितना लड़ें उतना बेहतर है। तांग मेंगोंग बादशाह से कहती है कि उसे अकेले में बात करनी है, इसलिए ये शियान्यू को भेज दें। यूं जियांगजियन कहता है कि यह शियान्यू दूर से आई है, जो बात करनी है यहीं कर लो। यूं जियांगजियन कहता है कि कोई जल्दी नहीं, पहले नाश्ता कर लेते हैं। ये शियान्यू तांग मेंगोंग पर ताना मारती है कि लगता है तुम्हारी अहमियत कम हो गई है। ये शियान्यू पूछती है कि क्या वह अक्सर बादशाह के साथ नाश्ता करने आ सकती है। यूं जियांगजियन खुशी से हाँ कर देता है। नौकर आकर खबर लाता है कि नाश्ता तैयार है और खाना पेश करने की इजाजत मांगता है। जियांगजियन नौकरों को खाना पेश करने का हुक्म देते हैं ताकि उनकी रखैल भूखी न रहे और नौकर खाना लेकर आते हैं। अगले 10 सेकंड में लिन आन खाना परोसता है। यूं जियांगजियन उसे देखकर पहचान लेते हैं कि यह योंगशेंग दादी का पुनर्जन्म है और उसे सीधा मारने के बजाय सामने रखकर निगरानी करने का फैसला करते हैं। फिर यूं जियांगजियन योजना बनाते हैं कि लिन आन पर नजर रखकर बादशाही कलाकृति योंगहेंग रोंगलू हासिल करेंगे। यूं जियांगजियन अपने नौकर किंगफू से कहकर गोश्त की डिश सामने लाने को कहते हैं। किंगफू गोश्त के बजाय कमल की जड़ की डिश लाता है, जिसे देखकर मेंगोंग गुस्सा और डरी हुई हो जाती है। मेंगोंग प्लेट तोड़ देती है और कहती है कि उसे कमल की जड़ पसंद नहीं। यूं जियांगजियन उससे वजह पूछते हैं। यूं जियांगजियन गुस्से में सारा खाना फेंक देते हैं और किंगफू अपनी गलती कबूल करके माफी मांगता है। यूं जियांगजियन किंगफू की जान बख्शकर उसे हटा देते हैं और थक जाने का बहाना बनाकर दोनों रखैलों को वापस जाने को कहते हैं। ये शियान्यू मेंगफेई से कहकर वापस चली जाती है और यूं जियांगजियन दोनों के जाने पर राहत की सांस लेते हैं। किंगफू पट्टी बंधे नौकरों से पूछता है कि कमल की जड़ की डिश किसने बनाई और रसोइये को 50 कोड़े और शौचालय साफ करने की सजा देता है। किंगफू पूछता है खाना किसने परोसा। लिनान इकरार करता है, जिस पर किंगफू उसे 50 कोड़े और हाथ पैर तोड़ने की सजा देता है। लिनान सजा से बचने के लिए खजाना देने की बात करता है, पर जख्मी होकर दाह हुई तियानशु जादू इस्तेमाल करता है। रखैलों की आत्मिक बैठक में बात होती है कि यूं जियांगजियन ड्रैगन भाग्य को पहले ही संघनित कर सकता है। ये जोंगजू का शुक्रिया अदा किया जाता है, जबकि तांग दाक्सियाओजी कहती है कि यूं जियांगजियन पर उसका हक है। शियांगू बाई युएगुआंग को ताना मारती है, जिस पर बाई युएगुआंग उस पर तलवार निकाल लेती है। उनकी नेता उन्हें लड़ाई से रोकती है और कहती है कि अभी ड्रैगन भाग्य को कोई खराब न करे। वह तय करती हैं कि यह बात शू शिंगदो तक न पहुंचे, क्योंकि वह सीमा पर बादशाह की हिफाजत में है। वह ये शियान्यू को यूं जियांगजियन से दूर रहने को कहती हैं, जिस पर यह शियान्यू कहती है कि बादशाह खुद बुलाते हैं। एक रखैल पूछती है कि कल किसने माहौल की सारी आत्मिक ऊर्जा जज्ब की थी, लेकिन कोई इकरार नहीं करता। वह शर्त रखती है कि वादा तोड़ने वाले को पहले बाहर निकाला जाएगा और फिर बैठक खत्म होती है। रात को यूं जियांगजियन ये शियान्यू के पास आते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को क्यों जाग रही है। यूं जियांगजियन कहते हैं कि उन्हें उसकी याद आ रही थी और एक नौकर सूप लेकर आता है। यूं जियांगजियन ये शियान्यू को जेनियांगकाओ से बनी गर्म सूप पिलाते हैं ताकि उसके शरीर की ठंडक दूर हो।
यूं जियांगजियन सूप पिलाते हैं और ये शियान्यू के बालों में फेंकिवू का बना हेयर पिन लगाते हैं। ये शियान्यू कहती है कि ये तोहफे उनकी आदत के खिलाफ हैं। यूं जियांगजियन पूछते हैं क्या पसंद नहीं आया। ये शियान्यू पसंद होने की बोलती है। यूं जियांगजियन उसे गले लगाकर माजी में नजरअंदाज करने पर बात करते हैं। ये शियान्यू मेंगोंग के बारे में पूछती है। यूं जियांगजियन कहते हैं कि मेंगोंग हमेशा ठंडी रहती है। यूं जियांगजियन ड्रैगन भाग्य हासिल करने के प्लान के बारे में सोचते हैं और फिर कहकर निकलते हैं कि वह थक गए हैं। यूं जियांगजियन कहते हैं कि कल वह शीशी के पास जाएंगे और वहां से रुखसत होते हैं। किंगफू बादशाह से कहता है कि आप बदले लग रहे हैं, जिस पर यूं जियांगजियन के गुस्से से किंगफू माफी मांगता है। मेंगोंग यूं जियांगजियन के कमरे में आकर पूछती है कहाँ थे। यूं जियांगजियन कहते हैं कि वह ये शियान्यू के पास थे। मेंगोंग हाथ हटाती है। यूं जियांगजियन उसे तुरंत वापस अपने महल जाने को कह देते हैं। मेंगोंग चिल्लाकर यूं जियांगजियन बोलती है। यूं जियांगजियन ताने वाला जवाब देते हैं और कहते हैं कि क्या पूरी रात खड़े रहना है। मेंगोंग पुरानी बातें याद दिलाती है। यूं जियांगजियन ताने वाले अंदाज में उन झूठी मोहब्बतों और वादों की बात करते हैं। यूं जियांगजियन मेंगोंग के माजी के सारे दावे दोहराते हैं और उसे ताने वाले तरीके से नजरअंदाज करते हैं। मेंगोंग हैरान खड़ी रहती है जबकि यूं जियांगजियन अपनी बात खत्म करते हैं। यूं जियांगजियन मेंगोंग से कहता है कि वह उसके लिए सबसे कीमती तोहफा है, लेकिन फिर कहता है कि ज्यादा मत सोचो क्योंकि यह बात उसने दूसरी रखेलों से भी कही थी। और क्या तुमने इसे सच मान लिया? मेंगोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेंगोंग रोते हुए पूछती है कि क्या यूं जियांगजियन ने पहले जो बातें कही थीं वह सब झूठ थीं? यूं जियांगजियन जवाब देता है कि न सिर्फ बातें झूठी थीं बल्कि जो कुछ उसने किया वह भी झूठ था। मेंगोंग जख्मी होकर खून की उल्टी करती है और कहती है कि वह यूं जियांगजियन को इस जिंदगी और अगली किसी जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगी और रोशनी में गायब हो जाती है। यूं जियांगजियन नाटक करते हुए कमरे से पुकारता है कि मेंगोंग मत जाओ। मेंगोंग बाहर जाते हुए कहती है कि उम्मीद है कल तुम माफी मांगने नहीं आओगे। 1 महीने बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर यूं जियांगजियन बिस्तर पर लेटा होता है और सोचता है कि बचपन से नखरे दिखाने वाली लड़की को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। नौकरानी बिस्तर को ठीक करती है। यूं जियांगजियन दिल में सोचता है कि छोटी बहन भाई को बुरा मत समझना, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। जब समझदार हो जाओगी तो भाई की अच्छी नीयत समझ जाओगी। नौकरानी चली जाती है। लेटे हुए यूं जियांगजियन के पास छोटी परी सिस्टम आती है और घोषणा करती है कि आज का बचाव चुनौती खत्म हो गया है और मूल्यांकन हो रही है, जिसमें आत्मिक पत्थर रोकने और प्रश्न करने वाली हृदय तलवार से बचने की कामयाबी मिली। सिस्टम बताती है कि तांग मेंगलोंग की किस्मत निकालने से बच गए और भविष्य के ड्रैगन भाग्य संकट को खत्म कर दिया। ये शियान्यू की पसंदीदगी मिली। बहुत बड़ा इनाम ट्रिगर होगा। यूं जियांगजियन की आंखें खुलती हैं। यूं जियांगजियन बिस्तर पर उठता है। बिस्तर पर रोशनी से 2 लकड़ी के इनाम के टोकन नजर आते हैं जिन्हें यूं जियांगजियन देखता है। यूं जियांगजियन अपने हाथ में 2 चमकती गोलियां पकड़ता है और सोचता है कि 300% पूरा होने पर भी इतना सा इनाम, यह जरूयान दान उसके लिए बेकार है। यूं जियांगजियन गोली खा लेता है, बैठकर हाथ के निशान बनाता है और उसके आसपास हरी जादुई रोशनी निकलने लगती है। महल के हॉल में यूं जियांगजियन ध्यान में बैठा ताकत बढ़ा रहा होता है। उसके चेहरे पर पसीना आता है और वह दर्द सहता है। यूं जियांगजियन के शरीर और नसों में हरी बिजली चमकती है। वह अपनी चमकती हरी आंखें खोलता है। यूं जियांगजियन मुट्ठी बांधता है और उसके हाथ पर बिजली की नसें चलती हैं। वह कहता है कि यह फाशियांग स्तर की 3री मंजिल है और यह एहसास, एक बड़ी ऊर्जा की रिंग पूरे हॉल में फैलती है। यूं जियांगजियन के माथे का निशान सोने की रोशनी से चमकता है और उसके पीछे सफेद बालों वाला बड़ा फाशियांग अवतार नजर आता है। यूं जियांगजियन सिंहासन पर बैठकर आराम से आंखें खोलता है। हॉल में मोमबत्ती की लौ दिखती है। यूं जियांगजियन सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ में गुलाबी गोली पकड़ता है और कहता है कि प्लान बन गया। परी सिस्टम फिर नजर आती है और कहती है कि आज का बचाव चुनौती शुरू हो गया है, ए ग्रेड की मुश्किल। यूं जियांगजियन सोचता है कि कल की साथी हान फेई शू रोहान है। यूं जियांगजियन सोचता है कि शू रुओहान ताकत न बढ़ा पाने की वजह से अपने कुल से नकार दी गई थी और तियानवू शाही महल में सिर्फ शू शिंगदो ही उससे सच्ची लगन रखता था। यूं जियांगजियन आगे सोचता है कि बचपन में यूं जियांगजियन इस बच्ची की हिफाजत करता था, तभी वह महल में टिक सकी। असली कहानी में शू रुओहान अंधेरी होकर बहुत समझदार बनकर सबको हेरफेर करती है, लेकिन अभी वह मेरे साथ खड़ी होगी। यूं जियांगजियन मुट्ठी बांधकर बाहर निकलता है। सुबह का सूरज महल के ऊपर चमकता है। यूं जियांगजियन पत्थर के रास्ते पर चलता हुआ एक लकड़ी के दरवाजे की तरफ जाता है। यूं जियांगजियन दरवाजा खोलता है और सामने गुलाब का बगीचा और मंडप देखता है। यूं जियांगजियन की आंखों में गुलाबों का प्रतिबिंब दिखता है। बगीचे में शू रुओहान गुलाबों की कटाई कर रही होती है। शू रुओहान कैंची से गुलाब काट रही है। फूलों पर पानी की बूंदें टपक रही हैं।
शू रूहान मुस्कुरा रही है। यूं जियांगजियन उसे देखता है। फिर शू रूहान के ऊपर सिस्टम यूआई स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि शुद्ध और पारदर्शी दिल, यूं जियांगजियन की वफादार प्रशंसक। यूं जियांगजियन सिस्टम का लेख पढ़ता है। शू रूहान उसे देखकर पूछती है कि कौन सी हवा जियांगजियन भैया को यहाँ ले आई। यूं जियांगजियन मुस्कुराकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ। शू रूहान मुस्कुराकर कहती है कि शीशी को आपके कदमों की आवाज याद है। वह कैंची रखती है, बाल सही करती है और दौड़ती हुई आती है। शू रूहान यूं जियांगजियन को गले लगाती है और पूछती है कि जियांगजियन भैया, आप किस सोच में गुम हैं। यूं जियांगजियन उसके कंधे पर हाथ रखता है और दोनों बगीचे में चलते हैं। यूं जियांगजियन कहता है कि शीशी, तुमने गुलाबों की कटाई बहुत अच्छी की है। शू रूहान कहती है कि जरूर। यूं जियांगजियन दिल में सोचता है कि मेरे एक सामान्य बोल पर इसने हमेशा शैंपेन गुलाब उगाए हैं। शू रूहान कहने लगती है कि आपका चेहरा उदास लग रहा है, क्या कल रात सोए नहीं। यूं जियांगजियन कहता है कि नहीं। यूं जियांगजियन बात आगे बढ़ाता है और दोनों बगीचे में बैठते हैं। शू रूहान यूं जियांगजियन को गुलाब की पंखुड़ियों की चाय पेश करती है। शू रूहान बताती है कि यह गुलाब की झाड़ी पिछली सर्दी में मरने वाली थी, उसने 3 रजाई से लपेटकर बचाया था। आओ चखो कैसी है। यूं जियांगजियन चाय पीता है और कहता है कि बहुत अच्छी है। शू रूहान कहती है कि आपको पसंद आया तो अच्छा हुआ, बारिश की वजह से पानी गंदा न हो इसलिए पहले से झरने का पानी जमा कर लिया था। यूं जियांगजियन कहता है कि मेहनत हुई तुम्हारी। शू रूहान कहती है कि जरा भी नहीं। फिर यूं जियांगजियन उसके हाथ पर जख्म देखता है और पूछता है कि यह क्या है। शू रूहान हाथ पीछे करती है और कहती है कि कुछ नहीं, बगीचे की देखभाल करते हुए छोटा सा कट लग गया था। शीशी अपनी कलाई पर मौजूद जख्मों और मोतियों की माला को दिखाती है और जियांगजियन से पूछती है कि क्या उन्हें यह मोतियों की माला याद है। जियांगजियन कहता है कि बिल्कुल याद है और दिल में सोचता है कि यह लड़की शुद्ध प्यार है। अगले 10 सेकंड में जियांगजियन शू शीशी से पूछता है कि क्या उसे यहाँ अकेले रहते हुए बोरियत नहीं होती। शू शीशी मुस्कुराकर जवाब देती है कि यह गुलाब जियांगजियन भैया को पहले सबसे ज्यादा पसंद थे, इनके साथ रहते हुए बोरियत नहीं होती। शू शीशी कहती है कि इन फूलों का साथ ही काफी है। फिर जियांगजियन उसे बताता है कि वह आज एक जरूरी काम के सिलसिले में आया है। जियांगजियन बताता है कि उसके पास किंगफू नाम का एक बूढ़ा खोजा है जिसका परिवार दीदू बेइचिंग में है और वह चाहता है कि शू शीशी तियानवू राजा की ताकतों का इस्तेमाल करके चुपचाप उनकी हिफाजत करे। शू शीशी मुस्कुराकर कहती है कि बहन ने कुछ लोग छोड़े हैं, वह किंगफू के परिवार को सबसे सुरक्षित तरीके से ढूंढकर सुरक्षित रखेगी। वह जियांगजियन से कहती है कि महल बहुत खतरनाक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। शू शीशी कहती है कि वह बहन की तरह सीमा की हिफाजत तो नहीं कर सकती, पर यह छोटे काम उस पर छोड़ दें। जियांगजियन पूछता है कि क्या उसे उत्सुकता नहीं कि वह क्या करने वाला है। शू शीशी कहती है कि जियांगजियन भैया के पास जरूर कोई मजबूरी होगी और उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। जियांगजियन पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें और शू परिवार को महल के इन झमेलों में घसीट रहा हूँ। शू शीशी जवाब देती है कि वह डरती नहीं, क्योंकि शू परिवार पहले से ही उनकी तरफ है और उसकी दुनिया में सिर्फ जियांगजियन और उसकी बहन है। जियांगजियन दिल में कहता है कि वह असली कहानी की त्रासदी को दोबारा नहीं होने देगा। दृश्य बदलता है, जहां सफेद पोशाक में शू रान दरवाजे पर खाली फूलों की टोकरी देखती है। उसका अधीनस्थ घुटनों पर बैठकर डरते हुए रिपोर्ट करता है कि जी हाँ। शू रान गुस्से से अधीनस्थ को देखती है और अधीनस्थ जमीन पर सिर झुकाकर कहता है कि मालिक अपना गुस्सा ठंडा करे। शू रान गुस्से से चिल्लाती है कि कमीना अभी तक माफी मांगने नहीं आया, अगर आज नहीं आया तो आगे से भी मत आए। अधीनस्थ दरवाजे की दरार से देखते हुए बताता है कि दूसरे छोटे मालिक आ गए हैं और कह रहे हैं उन्हें साधन चाहिए और वह शाही खजाना जाना चाहते हैं। शू रान चिल्लाती है कि भाग जाओ, उस बेकार को दूर रहने को कहो। अधीनस्थ कहता है कि राजा ने दूसरे छोटे मालिक को भेजा है, पर शू रान फिर से चिल्लाती है कि तब भी भाग जाओ। अधीनस्थ हाँ में सिर झुका लेता है। जियांगजियन गलियारे में चलते हुए सोचता है कि कुछ सच्चे जज्बात को ठुकराना नहीं चाहिए और अब झोंग्यू शियानचेन के लिए उपयुक्त देव राक्षस खून ढूंढना चाहिए। जियांगजियन दिशा बदलकर खोजे किंगफू को शाही खजाना चलने का हुक्म देता है। किंगफू झुककर कहता है कि जी बादशाह। किंगफू गहरा झुकता है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। दृश्य शाही खजाने के दरवाजे पर बदलता है। तांग एर गोंगजी अपने रक्षकों के साथ आता है और कहने लगता है कि वह मेंग फेई के हुक्म पर खजाने से सामान लेने आया है, दरवाजा खोलो। तांग एर गोंगजी हवा में मेंग फेई का टोकन हाथ में लेकर दिखाता है। रक्षक कमांडर शू डियानशान से सामने आकर बोलता है कि खजाने में दाखिल होने के लिए सिर्फ बादशाह का व्यक्तिगत आदेश चाहिए, मेंग फेई का टोकन नहीं चलेगा। तांग एर गोंगजी का अनुयायी शू डियान पर उंगली दिखाकर चिल्लाता है कि यह बेयू राजा के दूसरे छोटे मालिक हैं। तू रक्षक सुन नहीं रहा या तुझे मेंग फेई और बादशाह के ताल्लुक का नहीं पता।
शूडियान बोलता है कि सुना है, पर बिना बादशाह के आदेश के दरवाजा नहीं खुल सकता। तांग एर गोंगजी शूडियान के बिल्कुल पास आकर धमकी देता है कि तू सिर्फ एक छोटा सेंचुरियन है, मैं कल ही तुझे और तेरे परिवार को गायब करवा सकता हूँ, यकीन है। तांग एर गोंगजी शूडियान को थप्पड़ मारता है और भाग जाओ बोलता है। शूडियान गुस्से में अपनी तलवार की मूठ पकड़ लेता है। शूडियान अपनी तलवार को म्यान से निकाल लेता है और गुस्से से सामने देखता है। शूडियान जोर से बोलता है कि शाही खजाने में सिर्फ बादशाह के आदेश से दाखिल हो सकते हैं, बिना इजाजत दाखिल होने वाले को बिना किसी रहम के कत्ल कर दिया जाएगा। रक्षक भाले आगे कर लेते हैं। तांगेर गोंगजी उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग मरने का शौक रखते हो, और अपनी बैंगनी रोशनी वाली ऊर्जा सक्रिय करता है। तांग एर गोंगजी शूडियान की छाती पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है। शूडियान के मुंह से खून निकलता है, पर वह बोलता है कि शाही रक्षकों पर हमला करना मौत की सजा है, तुमने सीमा पार कर दी है। तांगेर गोंगजी बैंगनी ऊर्जा के अवतार के साथ चिल्लाता है कि तुझे मार डालूं तो क्या फर्क पड़ता है। तभी एक अधिकारी आकर तांगेर गोंगजी को रोकता है और शूडियान को डांटता है कि तांगेर गोंगजी मेंगफेई के हुक्म से आए हैं। तांगेर गोंगजी कहता है कि शूडियान कमांडर को अपने इन रक्षकों को सिखाना चाहिए। अधिकारी कहता है कि मैं अभी इन्हें सिखाता हूँ, और शूडियान को नीचे गिरा देता है। तभी जियांग जियान आराम से चलते हुए वहां आता है और कहता है कि यहाँ तो काफी रौनक है। जियांग जियान को देखकर सब रुक जाते हैं। तांगेर गोंगजी दिल में कहता है कि यह निकम्मा बादशाह तो अपनी बहन का गुलाम है। तांग एर गोंगजी जियांग जियान के पास आकर नकली अच्छे अंदाज में बोलता है कि बादशाह आप सही समय पर आए, मैं बहन के लिए खजाने से सामान लेने आया था, पर इन गुलामों ने रोक लिया। तांग एर गोंगजी बात करता है, पर जियांग जियान उसे नजरअंदाज करके जमीन पर जख्मी पड़े शूडियान के पास जाता है। तांग एर गोंगजी शूडियान पर चिल्लाता है कि बादशाह पूछ रहे हैं, तू मुझे क्या देख रहा है। शूडियान आदर से झुककर जवाब देता है कि मेरा नाम शूडियान है, मैं शाही रक्षक बटालियन का कमांडर हूँ और खजाने की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जियांग जियान पूछता है कि इसके शरीर पर जो जख्म है, क्या यह तुमने दिए हैं। तांग एर गोंगजी या अधिकारी बताता है कि जी हाँ, यह नया आया है और नियम नहीं मानता, इसने खजाने का दरवाजा नहीं खोला और मेंगफेई महारानी का काम रोका। जियांग जियान ठंडे और गंभीर लहजे में पूछता है कि जब मेंगफेई महारानी ने इसे भेजा था तो तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। होंगली शाही खजाने के सामने खड़ा यूं जियांग जियान को बड़ी शिया के शाही कानून के बारे में बताता है कि बादशाह के व्यक्तिगत आदेश के बिना कोई भी शाही खजाने में दाखिल नहीं हो सकता। यूं जियांग जियान पूछता है कि क्या वाकई ऐसा कानून है। शूडियान बोलता है कि हाँ कानून है, जिस पर यूं जियांग जियान मुस्कुराते हुए पूछता है कि फिर तुमने इसे क्यों मारा। शूडियान वजह बताता है कि कानून में तो लिखा है, लेकिन महल में सब जानते हैं कि यूं जियांगजियन और मेंगफेई का क्या रिश्ता है, और यह बंदा कानून का बहाना बनाकर उनके रिश्ते में दरार डाल रहा है। यूं जियांगजियन कहता है, क्या उसका और मेंगफेई का रिश्ता इतना कमजोर है कि एक रक्षक के उकसाने से खराब हो जाए। शूडियान घबराकर जमीन पर झुक जाता है और माफी मांगता है। यूं जियांगजियन होंग ली से पूछता है कि उसके हाथ में जो तलवार है क्या वह सिर्फ दिखावे के लिए है, और पूछता है कि उसकी असली ड्यूटी क्या है। होंगली हाथ जोड़कर बताता है कि उसकी ड्यूटी शाही खजाने की हिफाजत करना है। यूं जियांगजियन गुस्से में चिल्लाता है कि तो हिफाजत करो, जब इसने तुम्हें मारा तो तुमने इसे बिना बदला लिए क्यों जाने दिया। शूडियान जमीन पर गिरकर माफी मांगता है। तांग मेंगचेन बैंगनी कपड़ों में वहां आता है और पूछता है कि जीजू का क्या मतलब है। यूं जियांगजियन होंगली को हुक्म देता है कि शूडियान ने जिस टांग से मारा था उसे काट दो। होंगली अपनी भारी तलवार निकालता है। शूडियान गुस्से और खौफ में चिल्लाता है कि होंगली, तुम्हारी यह हिम्मत। होंगली तलवार से वार करता है। यूं जियांगजियन देखता है और ताना मारता है कि क्या तुमने खाना नहीं खाया। शूडियान जमीन पर पड़ा बोलता है कि मुझे तो सजा मिल गई, अब आप क्या चाहते हैं। यूं जियांगजियन खुद भारी तलवार उठाकर कहता है कि वह अपने लफ्जों का पक्का है, टांग सही से नहीं कटी। यूं जियांगजियन खुद तलवार से वार करता है जो जमीन पर लगती है और कहता है कि तलवार बहुत भारी थी इसलिए निशाना चूक गया। यूं जियांगजियन मजाक में कहता है कि वह वापस जाकर अपने आप को 3 प्यालों की सजा देगा। होंगली और तांग मेंगचेन गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। तांग मेंगचेन गुस्से में चिल्लाता है कि यूं जियांगजियन, शूडियान मेरा बंदा है। यूं जियांगजियन ताना मारता है कि तुम्हारा बंदा, क्या तुम बड़ी शिया राजवंश के असली बादशाह हो। तांग मेंगचेन धमकी देता है कि अगर इसका हिसाब नहीं दिया तो वह अपनी बहन को उससे दूर कर देगा। यूं जियांगजियन शर्त मान लेता है कि ठीक है, डील पक्की। तांग मेंगचेन हैरान हो जाता है कि इसने इतनी आसानी से क्या बोल दिया। यूं जियांगजियन होंगली से कहता है कि इस बंदे को थप्पड़ मारो और सिखाओ कि बादशाह के सामने कैसे बात की जाती है। होंगली आगे बढ़ता है और बोलता है कि पहला थप्पड़ बादशाह की बेअदबी करने पर, दूसरा थप्पड़ मेंगफेई के नकली आदेश पास करने और शाही खजाने में बिना इजाजत घुसने पर।
होंगली बोलता है कि तीसरा थप्पड़ जो तुमने अभी मुक्का मारा था उसका बदला, और तांग मेंगचेन को जमीन पर पटक देता है जिससे उसके दांत टूटकर खून निकल आता है। तांग मेंगचेन गुस्से में जमीन से उठता है, मुंह से खून बह रहा होता है और चिल्लाता है कि यूं जियांगजियन, तुमने मुझे मारा, तुम पछताओगे। यूं जियांगजियन कहता है कि पहले मेंग फेई की वजह से वह उसे सहता था, पर अगर वह नहीं चाहेगा तो तांग मेंगचेन कुछ भी नहीं है। यूं जियांगजियन होंगली को हुक्म देता है कि तांग मेंगचेन का वह हाथ तोड़ दो या काट दो जिससे उसने मारा था। तांग मेंगचेन बेइमिंग राजा के महल की धमकी देता है। होंगली हिचकिचाता है कि वह मेंग फेई का भाई है, पर यूं जियांगजियन कहता है कि अगर तुम हाथ नहीं चला सकते तो खुद महल से निकल जाओ। होंगली तांग मेंगचेन का हाथ पकड़कर तोड़ देता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। यूं जियांगजियन अपना पैर तांग मेंगचेन पर रखकर उसे जलील करता है। यूं जियांगजियन बोलता है कि जाकर पता करो कि पिछले 100 सालों में बड़ी शिया राजवंश का सबसे बड़ा प्रो कौन रहा है। आसमान में बिजली चमकती है। होंगली और बाकी रक्षक यूं जियांगजियन की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं जब आसमान से सफेद लिबास में मेंग फेई नीचे उतरती है। तांग मेंगचेन अपनी बहन मेंग फेई को देखकर रोता है और शिकायत करता है कि इस बंदे ने मेरा हाथ बेकार कर दिया और हमारी कोई इज्जत नहीं रखी। मेंग फेई यूं जियांगजियन से वजह मांगती है। यूं जियांगजियन कहता है कि इस पागल बंदे ने तुम्हारा भाई होने का झूठा दावा किया तो मैंने सजा के तौर पर इसका एक हाथ कटवा दिया। मेंग फेई अपने भाई तांग मेंगचेन को खामोश करवाती है और यूं जियांगजियन पर गुस्सा होती है कि यह मेरा ही सगा भाई है, तुम मेरे घर वालों को कैसे जलील कर सकते हो। यूं जियांगजियन कहता है कि अगर यह तुम्हारा भाई है तो वजह दो कि इसने खजाने के रक्षक को क्यों मारा और शाही खजाने पर हमला क्यों किया। तांग मेंगचेन सफाई देता है कि वह तो बस मेंग फेई के लिए सामान लेने आया था और कोई हमला नहीं किया। यूं जियांगजियन रक्षक कमांडर से वजह देने को कहता है। होंगली मेंग फेई से कहता है कि यह बंदा शाही खजाने पर हमला कर रहा था, अगर बादशाह वक्त पर न आते तो खजाना लूट लिया जाता। तांग मेंगचेन चिल्लाते हुए बोलता है कि खजाने में हजारों खजाने हैं, वह कैसे पूरा खजाना लूट सकता था, और अपने सीने के जख्म दिखाकर बेकसूर होने का दावा करता है। मेंग फेई होंगली से कहती है कि मामला बहुत गंभीर है, सच बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। होंगली कहता है कि वह सच बोल रहा है, उसके शरीर पर लगे जख्म झूठे नहीं हैं और तांग मेंगचेन वाकई शाही खजाने पर ही हमला कर रहा था। मेंगोंग यूं जियांगजियन से कहती है कि मामला क्या है यह तुम सबसे बेहतर जानते हो और तांग मेंगचेन का बाजू कटने का मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। सेकंड में यूं जियांगजियन अपने सैनिकों के साथ आगे आता है और कहता है कि यह शाही महल है और हाकिम मैं हूँ, तुम मुझ पर रोब दिखाकर मुजरिम को साथ ले जाना चाहती हो। यूं जियांगजियन पूछता है कि क्या तुम समझती हो तुम्हारा इख्तियार शाही ताकत से ज्यादा है या बेयू राजा का महल मुझे नजरअंदाज कर सकता है। तांग मेंगोंग कहती है कि तुमने 20 साल तक मेरा पीछा किया है। तांग मेंगोंग पूछती है कि क्या आज सारे ताल्लुकात खत्म करने हैं। यूं जियांगजियन जवाब देता है कि पहले के तमाम रिश्ते झूठे थे, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तरस खाया था। जियांगजियन, आज जो तुमने कहा है वह मुझे अच्छी तरह याद रहेगा। तांग मेंगोंग कहती है कि हमारे दरमियान का रिश्ता खत्म हुआ। यूं जियांगजियन कहता है कि अब तुम जो चाहे करो और इस बेकार शख्स को भी अपने साथ ले जाओ। तांग मेंगोंग वहां से चली जाती है। तांग मेंगचेन घबराकर कहता है कि आसमान टूट पड़ा है, उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और खानदान की सारी योजना और बहन का गुरूर सब उसकी वजह से तबाह हो गया। तांग मेंगचेन की आंख से आंसू गिरता है और वह कहता है कि सब खत्म हो गया। यूं जियांगजियन फौज को हुक्म देता है कि अगर कोई दोबारा खजाने के पास आया तो उसे कत्ल कर दिया जाए। यूं जियांगजियन सोचता है कि असली कहानी में उसने 20 साल तक तांग मेंगोंग की खुशामद की थी और आज जो उसने किया वह एक जबरदस्त कदम था। यूं जियांगजियन सोचता है कि यह बात जल्द ही पूरे शाही महल में फैल जाएगी और ड्रैगन भाग्य के जमने तक अब कोई उसे तंग करने नहीं आएगा। यूं जियांगजियन सोचता है कि जब तक ड्रैगन भाग्य सुरक्षित है वह महफूज है और अगर तांग मेंगोंग या बेयू राजा का महल बदला लेना चाहे तो उन्हें पहले बाकी 8 रखेलों से निपटना होगा। यूं जियांगजियन खजाने के सुनहरे दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल होता है और सोचता है कि अब उसे मामलात को और उलझाना है ताकि दूसरी बीवियों के प्लान खराब हों और उसे खुद को मजबूत करने का वक्त मिले। यूं जियांगजियन खजाने के इंचार्ज किंगफू से कहता है कि यहाँ बहुत खजाना है, क्या कोई चीज़ पसंद है जो मैं तुम्हें तोहफे में दूं। किंगफू शुक्रिया अदा करता है कि वह एक मामूली नौकर है और इस काबिल नहीं। यूं जियांगजियन किंगफू से कहता है कि कोई भी 10 चीजें चुन लो, यह अगले 10 साल की वफादारी और काम का इनाम होगा। किंगफू कहता है कि वह समझा नहीं। यूं जियांगजियन कहता है कि आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम्हें अहम मुकाम दे रहा हूँ, अगर इनकार करोगे तो मुझे औकात में रखना भी आता है। किंगफू गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है और उसके तेवर बदलने लगते हैं। जनरल अपनी तलवार निकालकर किंगफू की गर्दन पर रख देता है और पीछे हटने को कहता है। किंगफू फिर कहता है कि वह बादशाह की बात नहीं समझा।
यू जियांगजियन कहता है कि अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक कुत्ता चाहिए, चाहे उसे खुला रखूं या बंद करूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। किंगफू जल्दबाजी में यू जियांगजियन को रोकता है और पूछता है कि क्या 10 साल वाली बात सच है। यू जियांगजियन जवाब देता है कि बिल्कुल, यूं पूर्वज इसके गवाह हैं। किंगफू अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछता है। यूं जियांगजियन कहता है कि वह उन्हें बेहतरीन जिंदगी देगा और 10 साल बाद उन्हें मिलाएगा। किंगफू खुश होकर शुक्रिया अदा करता है। यूं जियांगजियन कहता है कि मेरा वादा पक्का है। किंगफू चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है कि बादशाह आपकी क्या चाल है, जिस पर यूं जियांगजियन पूछता है तुमने क्या कहा। किंगफू माफी मांगता है कि उसकी जुबान फिसल गई। यूं जियांगजियन जनरल से कहता है कि तुमने अच्छी पहरेदारी की, यहाँ से जो चाहे चुनो, अपना इलाज करो और आगे भी अच्छे से महल की हिफाजत करो। जनरल हैरान रह जाता है। यूं जियांगजियन खजाने के अंदर देखते हुए सोचता है कि उसे आत्मिक पत्थरों या हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूं जियांगजियन सोचता है कि अपनी ताकत बढ़ाना सबसे अहम है। दवाएं खाना चाहे थोड़ा हानिकारक हो, पर सबसे तेज तरीका है। यूं जियांगजियन शियाओ, जाओहुआ दान और फा शियांग दान गोलियां चुनता है और सोचता है कि दूसरी बीवियों ने पहले काफी खजाना लूट लिया था, अब उसके काबिल सिर्फ यही 2 स्वर्गीय गोलियां बची हैं। यूं जियांगजियन अपनी खास जोंग्यू शियानशेन काया के बारे में सोचता है कि यह शरीर अपने अंदर एक देव राक्षस जानवर को पाल सकता है। यूं जियांगजियन सोचता है कि उस देव राक्षस जानवर की ताकत ही उसकी भविष्य की सीमा तय करेगी, जैसे शुआन शियाओ लोंगक्यू, ताइक्सु गुआओ या दाजी येमोजुन। वह सोचता है कि अगर प्रभुत्व स्तर के जानवर का खून चुना तो अस्थायी फायदा होगा, पर भविष्य में सीमा हो जाएगी और उसकी खास काया बर्बाद हो जाएगी। यूं जियांगजियन फैसला करता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कल यूं कुल की शिजू दुकान जाऊंगा, जहाँ सबसे ऊंचा खजाना रखा हुआ है। दृश्य बदलता है। शाही महल की बाकी औरतें तांग मेंगगोंग के जलील होने पर हंस रही हैं, जिसे वह मजाक में बाई युए गुआंग कह रही हैं। वह कहती हैं कि तांग मेंगगोंग हमेशा बादशाह को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आज यह होना ही था। बादशाह का ऐसा सख्त रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह कहती हैं कि बेयू राजा कोई खामोश बैठने वाला नहीं है और मजा आ रहा है कि बादशाह ने बाई युएगुआंग को ठोकर मार दी है। वह अफसोस करती है कि बादशाह आज नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। तभी ऐलान होता है कि बादशाह तशरीफ ला रहे हैं और वह हैरान हो जाती है। यूं जियांगजियन महल के दरवाजे पर खड़ा होकर मेंग फेई से पूछता है कि क्या उसने उसे याद किया। मेंग फेई सोफे पर लेटी हुई जवाब देती है कि कौन उसे याद करेगा, और पूछती है कि क्या उसने कल रात नहीं कहा था कि आज समय नहीं है। यूं जियांगजियन अंदर आकर मेंग फेई के पास बिस्तर पर लेट जाता है। वह कहता है कि वह आज बहुत थका हुआ था, लेकिन महल लौटते वक्त उसके कदम भटककर मेंग फेई के पास आ गए। मेंग फेई यूं जियांगजियन के करीब झुककर कहती है कि आज खजाने के दरवाजे पर उसके रवैये की खबर पूरे हरम में फैल गई है और उसे मेंग फेई बहन के लिए दुख हो रहा है। यूं जियांगजियन कहता है कि मेंग फेई उसे कठपुतली समझना चाहते, वह वापस नहीं आते, और मेंग फेई दिनों बाद मेंग फेई बहन अपना गुरूर छोड़कर माफी मांगने आए तो क्या बादशाह का दिल पिघल जाएगा। वह अपनी सुनहरी आंखें खोलकर मेंग फेई से पूछता है कि क्या उसे लगता है वह गलत कर रहा है। मेंग फेई करीब आकर पूछती है कि अगर कुछ दिनों बाद मेंग फेई बहन अपना गुरूर छोड़कर माफी मांगने आए तो क्या बादशाह का दिल पिघल जाएगा। यूं जियांगजियन मेंग फेई का चेहरा पकड़कर कहता है कि वह कोई सड़क का कुत्ता नहीं जो गोश्त का टुकड़ा देखकर दुम हिलाए। जो जज्बात एक बार खो जाए वह वापस नहीं आते, और मेंग फेई से कहता है कि उसका जिक्र करके मूड खराब न करे। फेई यूं जियांगजियन का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर बादशाह पसंद नहीं करते तो वह बात नहीं करेगी। फिर पूछती है कि बादशाह आगे किस बहन पर अपनी इनायत करने वाले हैं। मेंग फेई कहती है कि अगर बादशाह कोई फैसला करें तो उसे पहले बताएं ताकि वह तोहफा तैयार रखे। तभी यूं जियांगजियन एक सजा हुआ डिब्बा मेंग फेई की तरफ फेंकता है और कहता है कि इस डिब्बे की चीज देखो। मेंग फेई डिब्बा खोलती है तो उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर का टोकन निकलता है। वह हैरान होकर कहती है कि यह तो मेरा पत्थर का टोकन है। यूं जियांगजियन आराम से बैठकर उसे देखता है। मेंग फेई पत्थर को अपने सीने से लगाती है और उसकी आंखें बैंगनी हो जाती हैं। वह यूं जियांगजियन से पूछती है कि क्या उसने कभी दिल लगाकर ताकत बढ़ाने और यूं खानदान की शान वापस लाने का सोचा है। यूं जियांगजियन दिल में सोचता है कि ये शियान्यू के रवैये में बदलाव आ रहा है। फिर जाहिर में हाथ सर के पीछे रखकर कहता है कि मजाक मत करो, उसे अभी की आज़ाद जिंदगी पसंद है। मेंग फेई उसे बड़ी शिया राजवंश के हालात समझाती है कि शेंदी नहीं रहे और यूं खानदान के ताकतवर लोग खत्म हो चुके हैं, दुश्मन चारों तरफ हैं, तो बादशाह की यह आज़ाद जिंदगी कब तक चलेगी। यूं जियांगजियन लापरवाही से कहता है कि हुकूमत बदलना तो कुदरत का उसूल है और बुजुर्गों की गलती है जो जल्दी मर गए। मेंग फेई उदास होकर कहती है कि वह थक गई है और बादशाह को वापस जाने को कहती है। यूं जियांगजियन कहता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं तो आराम करे, और वह महल से निकल जाता है। मेंग फेई अकेली सोफे पर बैठकर रो पड़ती है।
दृश्य बदलता है। बर्फबारी के दौरान मर्दाना या सरकारी आंगन में सफेद कपड़ों में मेंग फेई और उसकी महिला रक्षक चल रही हैं। 5 महिला रक्षक खड़ी हैं। उनमें से 2 रक्षक आपस में बातें करती हैं कि गलती यूं जियांगजियन की है जिसे मालिक की इनायत मिली, पर वह नाशुक्रा रहा। एक रक्षक कहती है कि यूं जियांगजियन खजाना छोड़ने के बाद ये शियान्यू के पास गया था। मेंग फेई यह सुनकर अपनी ताकत से दोनों रक्षकों को दीवार से दे मारती है। दोनों रक्षक जख्मी होकर गिरते हैं। एक तीसरी रक्षक जमीन पर झुककर बताती है कि बाहर अफवाह है कि यूं जियांगजियन खजाने के बाद यूएफए के महल गया। मेंग फेई कहती है कि बहुत अच्छे। एक बूढ़ा खोजा रात का खाना लेकर आता है और मेंग फेई से अंदर आने की इजाजत मांगता है। मेंग फेई अंदर बुलाती है और नौजवान खोजा खाना लेकर अंदर आते हैं। एक नौजवान खोजा खाना पेश करते हुए दिल में सोचता है कि यह ड्रैगन भाग्य हासिल करने का मौका आ गया है और ड्रैगन का कलेजा और फीनिक्स का मज्जा सबसे बेहतरीन खाने हैं। नौजवान खोजा खाने की तरकीब पर बोलना शुरू करता है कि इन सामग्रियों को आम सब्जियों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। मेंग फेई अपनी चॉपस्टिक रोक लेती है। लाल पोशाक वाली रक्षक तलवार निकालकर खोजे की गर्दन पर रख देती है और उसे डांटती है। मेंग फेई उसे पीछे हटने को कहती है और सब रक्षक तलवारें वापस रख लेती हैं। मेंग फेई खोजे से पूछती है कि उसकी बात का क्या मतलब है। खोजा जवाब देता है कि इंसानों का भी दर्जा होता है और मेंग फेई एक तियानजी जियाओनव हैं। खोजा मेंग फेई से बाकी सब लोगों को बाहर भेजने की गुजारिश करता है। मेंग फेई सबको बाहर भेज देती है। खोजा मेज पर पानी से एक निशान बनाता है। मेंग फेई वह निशान देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह उसकी तलवारबाजी की रुकावट को तोड़ने का तरीका होता है। खोजा कहता है कि यह उसकी तरफ से सच्चाई का तोहफा है। मेंग फेई खड़ी होकर पूछती है कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। खोजा कहता है कि वह जानता है मेंग फेई ने यूं जियांगजियन से शादी बड़ी शिया के ड्रैगन भाग्य के लिए की थी और अब जब वह नजरअंदाज हो चुकी है तो क्यों न दोनों मिलकर सहयोग करें। मेंग फेई गुस्से में चिल्लाती है कि एक खोजा बड़ी शिया के ड्रैगन भाग्य पर नजर कैसे रख सकता है। खोजा कहता है कि यूं जियांगजियन को अब उसमें दिलचस्पी नहीं और 90% चांस है कि वह ड्रैगन भाग्य हासिल कर लेंगे। मेंग फेई अपनी ताकत से खोजे पर हमला करती है और वह दूर जा गिरता है। मेंग फेई कहती है कि वह यूं जियांगजियन को खुद खत्म करेगी और ड्रैगन भाग्य भी खुद हासिल करेगी। खोजा जमीन पर खून की उल्टी करता है। मेंग फेई उसे अपनी पहचान बताने को कहती है। खोजा जख्मी हालत में कहता है कि तांग वेंगोंग के साथ सहयोग न करके वह पछताएगी। मेंग फेई कहती है कि अगर वह नहीं बताना चाहता तो उसे खत्म कर दो और यूशान फांग के तमाम मुलाजिमों की सूची मंगवाती है। दृश्य यूं जियांगजियन की तरफ बदलता है। वह अपनी आत्मिक ताकत से स्तर बढ़ाना शुरू करता है और झाहुआ तथा फा शियांग स्तर की पहली से छठी मंजिल तक तेजी से पार करता है। यूं जियांगजियन फा शियांग स्तर की छठी मंजिल की चोटी पर पहुंचता है। वह महसूस करता है कि ताकत बढ़ाना बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए थोड़ी कमजोरी लग रही है और इसे आत्मिक पत्थरों से बेहतर करने का सोचता है। यूं जियांगजियन अपनी ताकत को और बढ़ाता है और 10वीं, 15वीं और 20वीं मंजिल तक पार करता है और कहता है कि अब हुई न बात। सेकंड में यूं जियांगजियन कमरे में बैठकर ध्यान करते हुए ताकत के स्तरों और तांग मेंगोंग के बारे में सोचता है। सेकंड में यूं जियांगजियन एक सफेद पत्थर की दवा की शीशी पकड़ता है और ताकत बढ़ाने वाली गोलियों के बारे में सोचता है। फिर यूं जियांगजियन शीशी को मेज पर रखता है और गोलियों के महंगे होने और उनके बुरे असरों के बारे में सोचता है। यूं जियांगजियन 3 उच्च स्तर की गोलियों के कम बुरे असरों और किंग फू की वफादारी तथा उसके परिवार को काबू में रखने के बारे में सोचता है। छोटी सिस्टम आत्मा आती है और ऐलान करती है कि आज का बचाव चुनौती खत्म हो गया है और शू रोहान का काम 150% अंक के साथ पूरा हुआ है। इनाम मिलने के बाद यूं जियांगजियन बिस्तर पर बैठकर चांद को देखते हुए पिछले सिस्टम मिशन के बारे में सोचता है। यूं जियांगजियन सोचता है कि शू रोहान उसकी 9 रखेलों में सबसे सुरक्षित है, लेकिन उसकी सच्ची मोहब्बत ने उसके दिल पर असर किया है। यूं जियांगजियन बिस्तर पर लेटता है और सोचता है कि इस दुनिया के कागजी किरदारों के बारे में उसका नजरिया बदल गया है। रात के वक्त शाही महल के आसमान में एक रोशनी का स्तंभ निकलता है। यूं जियांगजियन के माथे पर निशान चमकता है और वह फा शियांग स्तर की चोटी और डोमेन स्तर की पहली मंजिल तक ताकत बढ़ा लेता है। महल के बाहर लोग और एक बुजुर्ग आसमान में स्वर्गीय मार्ग की इच्छा की मौजूदगी देखते हैं और बड़ी शिया राजवंश के पतन की बात करते हैं। बैंगनी पोशाक में एक औरत आसमान को देखती है और ड्रैगन भाग्य की प्रतियोगिता और यूं जियांगजियन को बचाने के बारे में सोचती है। सफेद पोशाक में एक औरत बिजलियों के बीच तलवार लिए आसमान को देखती है और अपने आप पर गुरूर करती है। काली टोपी पहने एक शख्स पीछे से महल को देखता है और ये शियान्यू से एहसान चुकाने की बात करता है। सुबह होती है। सिस्टम सूचित करता है कि एस ग्रेड का बचाव चुनौती शुरू हो गया है और यूं जियांगजियन की आंखें खुलती हैं।
यू जियांगजियन एस ग्रेड की चुनौती। कल लॉन्ग क्यू से मिलने और पिछले 3 दिनों की समय रेखा में बदलावों के बारे में सोचता है। यू जियांगजियन सोचता है और उसे अचानक एहसास होता है कि असली कहानी में ये शियान्यू को उसने नहीं बचाया था। यू जियांगजियन परेशान हो जाता है क्योंकि असली नायक लिन आन था और उसने लिन आन का बचाने वाला होने का श्रेय छीन लिया था। यू जियांगजियन सोचता है कि एस ग्रेड की मुश्किल इस वजह से है क्योंकि राक्षस संप्रदाय के मालिक को ये शियान्यू को पता चल सकता है कि बचाने वाला होने का श्रेय चोरी हुआ है। यूं जियांगजियन सोचता है कि बचाने वाले का एहसान ये शियान्यू की सबसे बड़ी दीवानगी है, इसलिए उसकी तरफ से खतरा बहुत ज्यादा है। यूं जियांगजियन परेशानी में सर पकड़ता है, पसीना पोंछता है और किंग फू को अंदर बुलाता है। बड़ा खोजा किंग फू आकर झुकता है। यूं जियांगजियन उसे हुक्म देता है कि सुबह होते ही 2 भरोसेमंद खोजों के साथ नाटक करे। किंग फू जी कहता है। यूं जियांगजियन बिस्तर से उठता है और किंग फू से कहता है कि आगे रास्ता दिखाए। वह हान फेई के पास नाश्ता करने जा रहा है। पीले गुलाबों वाले बगीचे में शू रोहान फूलों की कटाई कर रही होती है और यूं जियांगजियन वहां आता है। यूं जियांगजियन पीछे से एक पत्ता तोड़ता है। शू रोहान पीछे मुड़ती है और कहती है कि जियांगजियन भैया, आपने मेरा पत्ता चुराया। यूं जियांगजियन कहता है कि लेकिन तुमने मेरा दिल चुराया। शू रोहान शर्माकर फिसल जाती है। यूं जियांगजियन उसे गोदी में उठा लेता है। शू रोहान कहती है वह खुद चल सकती है, पर यूं जियांगजियन उसे उठाकर ले जाता है। बगीचे में चलते हुए शू रोहान बताती है कि किंग फू के घर वालों को बसा दिया गया है और उनकी तरफ से टोकन आया है। यूं जियांगजियन सोचता है कि शू रोहान बहुत चालाक है और उसने किंग फू को काबू में कर लिया है। फिर वह शीशी का शुक्रिया अदा करता है। शू रोहान कहती है कि आपके लिए यह सब करके शीशी खुश है, आप इतना औपचारिक न हो। यूं जियांगजियन कहता है कि अगर शुक्रिया नहीं सुनना तो मेरे साथ अच्छा नाश्ता करो। शू रोहान खुशी से हाँ करती है। 2 छोटे खोजे आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने रात को महल में एक नकली खोजा देखा जो बधिया नहीं था। किंग फू वहां आकर उन पर चिल्लाता है और उन्हें पकड़ लेता है। खोजे रहम की भीख मांगते हुए नकली खोजे की बात बताते हैं। किंग फू गुस्से का नाटक करता है। किंग फू गुस्से का नाटक करते हुए उन्हें डांटता है कि महल में नकली खोजा कैसे आया। किंग फू उन्हें हुक्म देता है कि 1 दिन के अंदर जांच करके असली दोषी को पकड़ो, वरना उनकी खाल उतार ली जाएगी। एक बूढ़ा खोजा झुके हुए खोजों के सामने ऐलान करता है कि आज से कोई भी खोजा रानियों के महल के करीब नहीं जाएगा और सोचता है कि पता नहीं बादशाह अब क्या कर रहा है। लिनान अपने कमरे में सोचता है कि यह कैसा इत्तेफाक है। क्या यह अचानक हुआ है या जानबूझकर उसे निशाना बनाया गया है। फिर अपना हाथ भींचता है। बाहर से एक निरीक्षक गुस्से में चिल्लाकर सब खोजों को इकट्ठा होने का कहता है और चेतावनी देता है कि जो नकली खोजा है वह खुद कबूल कर ले, वरना पकड़े जाने पर उसकी 9 पीढ़ियों को खत्म कर दिया जाएगा। लिनान कमरे में अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सच में काटना पड़ेगा। इस तरह का काम एक देवता स्तर की ताकत के लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। अगर किसी को पता चला तो शुआन हुआंग महाद्वीप पर मजाक बन जाएगा। लिनान आगे सोचता है कि जब बाद में ताकत वापस आएगी तो शरीर के कटे हुए हिस्से दोबारा उग सकते हैं, इसलिए फिलहाल इस मुश्किल का हल निकालना चाहिए। निरीक्षक खिड़की के बाहर से चिल्लाता है कि सब बाहर निकलो, जो नहीं निकला उसे नकली खोजा माना जाएगा। लिनान सोचता है कि पिछली जिंदगी की इतनी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद अब इस छोटी सी बात ने रोक लिया। वजूद और ताकत अभी कमजोर हैं और नकली खोजे का राज छुप नहीं सकता। जान बचाने का अब एक ही तरीका है कि अभी काटे। लिनान मेज पर रखी चाकू को देखता है और सोचता है कि अगर काट लिया तो सच में खोजा बन जाएगा, लेकिन अगर न काटा तो जान बचाने का सहारा कम हो जाएगा। लिनान चाकू उठाकर काट लेता है और तेज दर्द की वजह से नीचे गिरकर चीखने लगता है। दर्द से आंसू बहाते हुए लिनान नीचे बैठकर नीली रोशनी वाले जादू से इलाज शुरू करता है और सोचता है कि इससे जख्मी होने पर ठीक होने के लिए कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा। निरीक्षक दरवाजे के बाहर से शियाओ आनजी को पुकारता है कि बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्या तुम नकली खोजा हो। लिन आन दर्द में जवाब देता है कि महानिरीक्षक थोड़ा इंतजार करें, नौकर अभी आता है। दृश्य बदलता है। यूं जियांगजियन बगीचे में बैठकर दलिया खा रहा है और शीशी से कहता है कि आज का दलिया अच्छा है, एक कटोरी और दो। फिर पूछता है कि तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मैं अचानक गुस्सा क्यों हुआ। शीशी चम्मच से दलिया खाते हुए कहती है कि हैरानी नहीं हुई, लेकिन जियांगजियन भैया की अभिनय बहुत मजेदार थी। यूं जियांगजियन दलिया खाते हुए योजना बनाता है कि जब अभी लिनान पर सीधा हमला नहीं कर सकते तो उसे किसी तरह उलझाकर रखना पड़ेगा। यूं जियांगजियन सोचता है कि लिनान नकली खोजा है। अगर पिछली जिंदगी के आकर्षण बचाना चाहता है तो खुद को बधिया करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इससे उसकी ऊर्जा बहुत कमजोर होगी और ठीक होने में वक्त लगेगा। यूं जियांगजियन मेज पर पानी की बूंद रखता है और सोचता है कि इस दौरान लिन आन या शियान्यू के करीब नहीं जा सकेगा, इसलिए वह दूसरों के जरिए मरवाने का तरीका इस्तेमाल कर रहा है।
यूं जियांगजियन सोचता है कि इससे लिनान को शक भी हो तो वह एक बेवकूफ़ बादशाह पर शक नहीं करेगा। फिर यूं जियांगजियन शीशी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मुझे मीठा पसंद है। शीशी मुस्कुराकर जवाब देती है क्योंकि आपने पहले बताया था। यूं जियांगजियन अपने कपड़े की आस्तीन पर लटकता हुआ धागा देखता है। यूं जियांगजियन कहता है कपड़े पर यह धागा कहाँ से आया, देखने में बुरा लग रहा है। शीशी कहती है कहीं अटक गया होगा, आप मत हिलिए, मैं निकाल देती हूँ। शीशी धागा खींचते हुए हैरान होती है कि महल के कपड़े एक टुकड़े से बनते हैं, इतना लंबा धागा कैसे हो सकता है। यूं जियांगजियन कहता है हाँ यह कैसे हुआ, तुम थोड़ा और जोर लगाओ। शीशी जोर से धागा खींचती है तो धागे के साथ एक खूबसूरत कंगन निकल आता है। यूं जियांगजियन वह कंगन शीशी के हाथ में पहनाता है और कहता है यह तुम्हारे लिए तोहफा है। शीशी पूछती है आप मुझे तोहफा क्यों दे रहे हैं। यूं जियांगजियन कहता है पुराना कंगन बहुत पुराना हो गया था इसलिए नया बदल दिया। शीशी पूछती है क्या आपको वह पुराना कंगन याद था। यूं जियांगजियन कहता है हाँ, जब मैं 7-8 साल का था तब दिया था। शीशी रोती हुई मुस्कुराकर कहती है 6.5 साल। यूं जियांगजियन कहता है कि यह नया कंगन कोई काम करने का इनाम नहीं बल्कि सिर्फ तोहफा है, जिस पर शीशी मुस्कुराकर कहती है कि शीशी समझ गई। अचानक बगीचे में आग का गोला गिरता है और तेज धमाका होता है। आग के अंदर से लोंग क्यू नजर आती है। यूं जियांगजियन लोंग क्यू को देखकर सोचता है कि इस कहानी की कहानी अब ऐसी बन चुकी है जहां तक मेरी पहुंच नहीं। यूं जियांगजियन सिस्टम डिस्प्ले पैनल खोलता है जिसमें लोंग क्यू की जानकारी आती है कि उपाधि यान फेई है, स्तर 2 तियानजुन है, पवित्र ज्वाला ड्रैगन गौरैया कुल की दिव्य राक्षस वंशज है। यूं जियांगजियन सोचता है कि कहानी के मुताबिक बड़ी शिया की इकलौती बादशाही हथियार बड़ी शिया लोंग क्यू का माल पवित्र ज्वाला ड्रैगन गौरैया कुल से बना है। यूं जियांगजियन सोचता है कि इस कुल की खून की विरासत मुश्किल होती है। हर पीढ़ी का नाम लोंग क्यू होता है और अब 9वीं पीढ़ी चल रही है। यूं जियांगजियन शीशी का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं इसे ले जाता हूँ, बाद में नौकर आंगन साफ कर देंगे। यूं जियांगजियन सोचता है कि यूं कुल के पूर्वज और पवित्र ज्वाला ड्रैगन गौरैया के बीच समझौता था कि अगर यूं कुल पतन की ओर हो तो वादा खत्म हो जाएगा और लोंग क्यू की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। लोंग क्यू आग की लपट में खड़ी होकर यूं जियांगजियन से कहती है कि आज तुम मेरे हो। यूं जियांगजियन कहता है ठीक है, मुझे यूं कुल के पूर्वजों के हॉल ले चलो और अपने अंदर की आग शांत करो। दोनों आग के गोले में गायब हो जाते हैं। बगीचे के आंगन में शीशी दुखी होकर रोती है और कहती है कि जियांगजियन भैया के लिए कितना मुश्किल है। पूर्वजों के हॉल में लोंग क्यू यूं जियांगजियन पर गुस्सा करती है कि बड़ी शिया की हजारों साल की सल्तनत तुम्हारे हाथों तबाह हो रही है और तुम फूल पौधों की देखभाल में लगे हो। लोंग क्यू आगे कहती है कि यूं कुल के पूर्वजों को पता चला तो वह कब्र से निकलकर तुम जैसे बेवकूफ बादशाह को ले जाएंगे। यूं जियांगजियन उसे आईफेई कहता है तो लोंग क्यू गुस्से में बोलती है कि अगर दोबारा बोला तो अभी आग से जला दूंगी। यूं जियांगजियन कहता है जब तुमने मुझसे शादी की है तो आईफेई ना कहूं तो क्या कहूं। लोंग क्यू कहती है जो मर्जी। यूं जियांगजियन मजाक में उसे बाओयर कहता है। लोंग क्यू कहती है मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे शरीर से बड़ी शिया का ड्रैगन भाग्य लेने के लिए की है। यूं जियांगजियन कहता है आईफेई, ड्रैगन भाग्य की बात फिर करेंगे, आज मुझे पूर्वजों के हॉल के अंदर जाना है। लोंग क्यू बोलती है कि पूर्वजों के हॉल में तुम्हारे लिए शराब या खूबसूरत औरतें नहीं हैं, तुम अपनी दूसरी रखैलों के पास जाओ। यूं जियांगजियन कहता है मैं यूं कुल की शान वापस लाना चाहता हूं और बड़ी शिया की जनता की हिफाजत करना चाहता हूं, क्या तुम इससे इनकार करोगी। लोंग क्यू कहती है मुझे तुम्हारी चालाकियों का पता है, जरूर किसी औरत ने यूं कुल के खजाने पर नजर रखी हुई है। यूं जियांगजियन कहता है मैं तियानमिंग जिजी हूँ, करोड़ों लोगों का बादशाह हूँ, क्या मैं एक औरत के लिए यूं कुल की ताकत बर्बाद करूंगा। लोंग क्यू कहती है यूं कुल के पुराने लोग तुम्हारी उम्र में संत स्तर तक पहुंच गए थे और तुमने अभी तक तोंगमाई स्तर भी पार नहीं किया। यूं जियांगजियन जवाब देता है कि मैं देर से फलने वाला हूं, तुम्हें क्या पता। लोंग क्यू गुस्से में बोलती है कि यूं जियांगजियन तुमने अभी क्या कहा और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। यूं जियांगजियन घबराकर कहता है कि आईफेई उसूल मर्दे होते हैं लेकिन इंसान जिंदा होता है, मुझे अंदर जाकर पूर्वजों को आदाब पेश करने का एक मौका दे दो। क्यों अपने तख्त पर बैठकर बोलती है कि यूं जियांगजियन आज यूं पूर्वजों के मंदिर गया है और उसके साथ ताकत बढ़ाएगा। वह कहती है कि उसे परेशान होना बिल्कुल पसंद नहीं। बाकी तमाम औरतें उसकी बात सुनती हैं। जी जियांग मजाक उड़ाती है कि यूं जियांगजियन दिल टूटने की वजह से परेशान है। इस पर बाई युएगुआंग गुस्से में आकर जी जियांग को धमकी देती है, लेकिन जी जियांग कहती है कि वह सिर्फ छोटा सा मजाक कर रही थी। फिर दृश्य कमल महल में बदलता है जहां हरी पोशाक वाली लड़की अपनी बड़ी बहन से कहती है कि लोंग क्यू ने उन्हें यूं जियांगजियन से मिलने से रोक दिया है। हरी पोशाक वाली लड़की बताती है कि उसने 2 महीने से तोहफा तैयार किया था। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कि यूं जियांगजियन को जहर देने के बजाय यह समझो कि वह अचानक क्यों ताकत बढ़ा रहा है।
हरी पोशाक वाली लड़की अपनी बहन के पास आकर कहती है कि ज्यूतियान शांकिंग महल या ताइचू पवित्र स्थान का कोई भी प्रतिभाशाली 30 दिन में पूरी तरह नहीं बदल सकता। हरी पोशाक वाली लड़की अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि उसे अपना शिकार छीन जाना बिल्कुल पसंद नहीं। हरी पोशाक वाली लड़की हाथ में पंखा लेकर चलती है और कहती है कि समझौते के मुताबिक अगले दिन बादशाह की सेवा करने की उसकी बारी है। ये झोंगजू अपने तख्त पर बैठकर बोलती है कि यूं जियांगजियन बड़ी शिया का बादशाह है और अगर वह ताकत बढ़ाना चाहता है तो कोई उसे कैसे रोक सकता है। हरी पोशाक वाली लड़की ये झोंगजू से पूछती है कि क्या उसके दिल में यूं जियांगजियन के लिए सच्ची भावनाएं पैदा हो गई हैं। ये झोंगजू दिल में सोचती है कि पहले उसने इनकार किया था लेकिन अब खुद ताकत बढ़ा रहा है। हरी पोशाक वाली लड़की ये झोंगजू को तंग करती है। तभी लोंगक्यू गुस्से में चिल्लाती है कि बस करो और बताती है कि यूं जियांगजियन को 3 दिन बाद एक संत स्तर के मालिक का वार सहना है। आत्मा वाली औरत कुर्सी पर बैठकर हैरान होती है कि क्या यूं जियांगजियन 3 दिन में संत का मुकाबला करेगा और लोंगक्यू को कहती है कि ऐसा बहाना मत बनाओ। लोंगक्यू बताती है कि यूं जियांगजियन ने पूर्वजों के मंदिर से बची हुई 3 बूंदें, पूर्वजों का खून और सारी गोलियां ले ली हैं ताकि बड़ी शिया की शान वापस ला सके। लोंगक्यू कहती है कि एक गिरे हुए कुल को एक आवारा नहीं बचा सकता। ये झोंगजू अपनी पाइप पकड़कर सोचती है कि इतनी गोलियां खाने से वह बर्बाद हो जाएगा। ये झोंगजू हुक्म देती है कि संत स्तर के मालिकों को इकट्ठा किया जाए और बाकी 4 संप्रदायों के साथ अर्ध बादशाह खजाना बांटने की डील की जाए। उसका काले धुएं वाला नौकर हाँ बोलता है। भाई युएगुआंग कहती है कि वह महान संत स्तर पर ताकत बढ़ाने के लिए 10 दिन के लिए अकेले ध्यान करने जा रही है। रक्षक झुककर उसकी बात मानते हैं। भाई युएगुआंग कहती है कि अगर यूं जियांगजियन माफी मांगने आए तो घंटी बजाना और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। यूं जियांगजियन बिस्तर पर लेटा हुआ पसीने में तरबतर है। दर्द से तड़पकर अपनी आंखें खोलता है। यूं जियांगजियन उठकर बैठता है और अपनी उंगली पर सुनहरी चिड़िया बनाता है और कहता है कि यह लोंगक्यू सच्चे राजा का मुक्का है। यूं जियांगजियन के शरीर से सुनहरी आभा निकलती है और उसके पीछे एक बड़ा सुनहरा पूर्वजों का प्रेत प्रकट होता है। यूं जियांगजियन पहली मुद्रा चलाता है और एक बड़ी चट्टान को मुक्का मारकर तोड़ देता है। यूं जियांगजियन धुएं में नीचे आता है और दूसरी मुद्रा इस्तेमाल करता है जिससे उसके पीछे 3 सुनहरे दिग्गज बन जाते हैं। यूं जियांगजियन के बाजू से खून निकलता है और वह तीसरी मुद्रा चलाता है जिससे कई बड़े सुनहरे प्रेत प्रकट होते हैं। यूं जियांगजियन जमीन पर घुटनों के बल गिरता है और कहता है कि यह मार्शल तकनीक बहुत ताकतवर है जिसमें गति और मारने की क्षमता दोनों हैं। यूं जियांगजियन बिस्तर पर बैठकर 3 बूंदें पूर्वजों के खून वाली शीशी देखता है और सोचता है कि इससे कल लोंगक्यू के सामने इस्तेमाल करना बेहतर होगा। रात के आसमान का नजारा दिखाया जाता है। यूं जियांगजियन बोलता है कि रात हो गई है और उम्मीद करता है कि इस बार निराश न किया जाए। मोमबत्ती बुझ जाती है। जमीन से काला तरल और बुलबुले निकलते हैं। यूं जियांगजियन को बिस्तर पर दर्द होता है और उसके शरीर पर काले कवच और पंजे आने लगते हैं। यूं जियांगजियन पूरी तरह काले बैंगनी राक्षसी कवच में बदल जाता है जिसकी लाल चमकती आंखें होती हैं। वह एक दहाड़ मारता है और वहां से तेज परछाई की तरह गायब हो जाता है। एक बूढ़ा बुजुर्ग या खोजा गलियारे में मुड़कर चिल्लाता है कि कौन है। बूढ़ा बुजुर्ग हैरान होता है कि कोई उसके पीछे बिना किसी आभा के खड़ा है और सोचता है कि शयन कक्ष खाली है। बदला हुआ यूं जियांगजियन बिजली की तेज रफ्तार से आकर बूढ़े बुजुर्ग का गला पकड़ लेता है। बुजुर्ग उसकी गति पर हैरान होता है। बूढ़ा बुजुर्ग पूछता है कि तुम कौन सा राक्षस हो, तुमने बादशाह के साथ क्या किया। बदला हुआ यूं जियांगजियन भयानक हंसी हंसता है और कहता है कि खोजे देखो यह क्या है। यूं जियांगजियन उसे एक टोकन देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें याद किया है और जो कुछ आज रात हुआ उसे नजरअंदाज कर दो। बूढ़ा बुजुर्ग डर जाता है कि कोई उसकी आंखों के सामने से चुपचाप गायब हो गया और सोचता है कि क्या वह भूत जैसी परछाई यूं जियांगजियन थी। तांग लिंग्यू यूंजियान को सलाम करता है और अपना परिचय देता है कि वह मेंग फेई का भाई है। यूंजियान कहता है कि यह तो अपना ही परिवार है। यूंजियान कहता है कि उसने सुना था उसकी मेंग फेई पर किसी राक्षस ने हमला किया है, इसीलिए वह देखने आया है। फिर वह तांग लिंग्यू से पूछता है कि वह आधी रात को इतने रक्षकों को लेकर क्यों आया है। यूंजियान पूछता है कि क्या तांग लिंग्यू भी उसकी मेंग फेई से मिलने आया है। तांग लिंग्यू बताता है कि उसकी बहन पर महल में राक्षस ने हमला करके जख्मी किया, इसलिए उन्हें अपनी हिफाजत की फिक्र थी। तांग लिंग्यू बताता है कि उसकी बहन ने महल में खबर भेजकर हिफाजत के लिए बंदे बुलवाए। यूंजियान मुड़कर मेंग फेई की तरफ देखता है और उसे पुकारता है। यूंजियान मेंग फेई से पूछता है कि क्या उसने इन्हें बुलाया था। तांग लिंग्यू अपनी बहन से कहता है कि बादशाह उनसे सवाल पूछ रहे हैं।
मेंग फेई दुखी होकर कहती है कि वह जिस्म और दिमाग से थक चुकी है और उसके अपने कुल के लोग तमाशा देख रहे हैं। यूनजियान कहता है कि मेंग फेई ने महल के रक्षकों को पुकारने के बजाय दूर के परिवार वालों से मदद मांगना उचित समझा। यूनजियान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं? यह सुनकर मेंग फेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेंग फेई रो पड़ती है और उसके गालों पर आंसू बहते हैं। तांग लिंग्यू बादशाह से गुस्सा ठंडा करने की इल्तिजा करता है और कहता है कि बहन बड़ी मुसीबत में है, इस वक्त उनका जवाब देने का मूड नहीं है। यूनजियान बिना किसी चेतावनी के तांग लिंग्यू के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तांग लिंग्यू अपने गाल को छूते हुए चौंक जाता है और मेंग फेई भी हैरान रह जाती है। यूनजियान कहता है कि जब मैं अपनी मेंग फेई से बात कर रहा हूं तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मेरी मेंग फेई हो? तांग लिंग्यू का बूढ़ा रक्षक गुस्से में आगे आता है। यूनजियान कहता है कि अभी तुम मुझे मारना चाहते थे। रक्षक कहता है कि बादशाह चाहे जितने भी अहम हो, बिना वजह थप्पड़ मारने का हक नहीं है। यूनजियान कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? तांग लिंग्यू झुककर माफी मांगता है कि रक्षक अपनी ऊर्जा काबू नहीं कर सका और बादशाह को परेशान किया, इसलिए माफ कर दें। यूनजियान कहता है कि तुम्हारा बंदा मुझे मारना चाहता था और तुम उसकी सिफारिश कर रहे हो। यूनजियान तांग लिंग्यू से पूछता है कि कहीं तुमने ही तो उसे ऐसा करने को नहीं कहा। फिर वह घुटने टेकने का हुक्म देता है। बूढ़ा रक्षक जमीन पर गिरकर माफी मांगता है। यूनजियान रक्षक की तलवार निकालता है और कहता है कि महल के कानून के मुताबिक बेअदबी करने की सजा जीभ काटना है। फिर तांग लिंग्यू से पूछता है कि तुम खुद सजा दोगे या मैं खुद करूं? तांग लिंग्यू घुटनों पर गिर जाता है और उसके सामने तलवार फेंक दी जाती है। बूढ़ा रक्षक रो रहा होता है। मेंग फेई उदास नजरों से देखती है और तांग लिंग्यू सर झुका लेता है। यूनजियान कहता है कि सिर्फ एक रक्षक ही तो है, तुम्हें इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? तांग लिंग्यू कहता है कि बादशाह यह एक गलत फहमी है। यूनजियान कहता है कि जरूरत है या नहीं, यह फैसला मैं करूंगा। यूनजियान कहता है कि अगर तुम खुद हाथ नहीं उठाना चाहते तो मैं खुद करता हूँ। बूढ़ा रक्षक डरकर तांग लिंग्यू को पुकारता है। तांग लिंग्यू रक्षक से कहता है कि तुमने गलत किया है और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, आगे से ऐसा मत करना। यूनजियान ताना मारता है कि लगता है तुम्हारा मालिक तुम्हें बचाना नहीं चाहता। यूनजियान कहता है कि अफसोस है इस वफादार कुत्ते पर, आगे से जब नया मालिक चुनो तो आंखें खोलकर चुनना। फिर यूनजियान बूढ़े रक्षक को पकड़ता है और तलवार हवा में उठाता है। यूनजियान रक्षक को कत्ल कर देता है। मेंग फेई की आंखों से आंसू गिरते हैं और वह सोचती है कि क्या यूनजियान मेरे बदले के लिए यह कर रहा है। यूनजियान खून से सनी तलवार पकड़े खड़ा रहता है। तांग लिंग्यू गुस्से में मुट्ठी भींचता है और यूनजियान से पूछता है कि बादशाह, आपने तो सिर्फ सजा का कहा था, फिर उसकी जान क्यों ली? यूनजियान तलवार जमीन पर फेंक देता है और कपड़े से हाथ साफ करते हुए कहता है कि किसने कहा सिर्फ सजा देनी थी? जिसने मुझे मारने की कोशिश की उसके लिए सिर्फ सजा काफी कैसे हो सकती है? यूनजियान कहता है कि महल के उसूल तुम जानते हो, बाहर के लोगों का अंदर आना मना है, अपने लोगों को वापस ले जाओ। तांग लिंग्यू मुआफी मांगता है कि बहन पर हमला हुआ है और महल के रक्षकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तांग लिंग्यू इल्तिजा करता है कि इन नौकरों को यहीं रहने दिया जाए। यूनजियान कहता है ठीक है रहने दो, लेकिन अगर मेंग फेई पर दोबारा कोई खतरा आया तो महल के रक्षकों पर इल्जाम मत लगाना। तांग लिंग्यू कहता है कि बादशाह फिक्र न करे, आज रात का राक्षस सिर्फ डोमेन स्तर का था, अब जब यहाँ संत स्तर के इतने मालिक मौजूद हैं तो वह दोबारा नहीं आएगा। तांग लिंग्यू अपनी बहन मेंग फेई पर ताना मारता है कि बाहर आपकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, पर आप एक मामूली डोमेन स्तर के राक्षस का भी मुकाबला नहीं कर सकी। यूनजियान तांग लिंग्यू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी ताना मारने की आदत गांव की बूढ़ी औरतों जैसी है। फिर कहता है कि क्यों न तुम अपनी जख्मी बहन से मुकाबला कर लो। तांग लिंग्यू घबराकर कहता है कि बहन की ताकत की नींव और आत्मिक शरीर जख्मी है, उन्हें महान संत स्तर में जाने की फिक्र करनी चाहिए, मुकाबला करने की जरूरत नहीं। यूनजियान मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, डर गए? तांग लिंग्यू कहता है कि बादशाह मजाक मत कीजिए। मेंग फेई यूनजियान से पूछती है कि यूनजियान तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूनजियान रूखे से जवाब देता है कि ज्यादा खुशफहमी मत पालो। यूनजियान कहता है कि मैंने तुम्हें कौन सी ऐसी गलतफहमी दे दी जिससे तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? यूनजियान कहता है कि तुम्हारा दिल टूट चुका है और बुनियाद जख्मी है, अब स्वर्ग की प्यारी बेटी का खिताब तुमसे छीन चुका है, अपना सामान समेटो और महल छोड़कर चली जाओ। यूनजियान कहता है कि तांग दाक्सियाओ जी, तुम नाज और नेमत में पली बढ़ी हो, अपने आंसू पोंछो और आम औरतों की तरह रोना धोना बंद करो। यूनजियान अपने नौकर को हुक्म देता है कि रात के बाकी हिस्से में नजर रखो और तांग लिंग्यू के लाए हुए सभी बंदों को निपटा दो, तुम्हें पता है क्या करना है। नौकर कहता है कि गुलाम समझ गया बादशाह,
लेकिन उस तांग लिंग्यू का क्या करना है। नौजवान अपने पुराने बुजुर्ग अफसर को हिदायत देता है कि उस शख्स की जान बख्श दी जाए और उसे शाही रसोई के पास ले जाया जाए। बुजुर्ग अफसर सर झुकाकर हुक्म मानता है। जवान सोफे पर लेटा हुआ एक टोकन हाथ में पकड़े हुए कहता है कि तांग लिंग्यू को पहले ही भेजना चाहिए ताकि लिन आन उसे अपनी तरफ मिलाने का मौका न गंवाए। फिर नौजवान कहता है कि तांग लिंग्यू की काया रात के राक्षस के लिए बहुत बड़ा पोषण है। फिर एक नीली रोशनी चमकती है और बैंगनी बालों वाली सिस्टम परी प्रकट होकर आज का बचाव चुनौती खत्म होने का ऐलान करती है। सिस्टम परी स्क्रीन पर मूल्यांकन दिखाती है और बताती है कि 300% पूरा होने के साथ चुनौती पूरी हो गई है और इनाम दिए जा रहे हैं। नौजवान एस स्तर की चुनौती के 300% पूरा होने पर बड़े इनाम की उम्मीद करता है, लेकिन सोफे पर सिर्फ एक छोटा लकड़ी का डब्बा मिलता है। वह उस डिब्बे को खोलता है। डब्बे के अंदर सिर्फ एक सूखा पत्ता होता है। नौजवान परेशान होकर मुट्ठी भींचता है और पृथ्वी स्तर की जादुई कलाओं की जरूरत का जिक्र करता है। नौजवान डब्बा बंद करता है और सिस्टम परी अगले 20 स्तर के बचाव चुनौती का आगाज करती है, जो आधी रात तक चलेगी। नौजवान सोचता है कि कहानी के मुताबिक कल यूं जियांगजियन को ताइचू पवित्र स्थान की संत और दवा विशेषज्ञ मो शुआन्या से मिलना चाहिए। रात के वक्त शाही महल पर दृश्य बदलता है, जहां काले कपड़ों में नकाबपोश हत्यारे खंभों के पीछे छिपे होते हैं। नकाबपोश हत्यारे महल की छतों पर से कूदते हैं। उनमें से एक नीचे देखना शुरू करता है, जहां यूं जियांगजियन प्याला पी रहा होता है। यूं जियांगजियन गुस्से में कहता है कि तांग महल के बुजुर्ग को मारने का हिसाब बराबर करना होगा। उसका अधीनस्थ बताता है कि लोग मेंग फेई के महल के पास भेज दिए गए हैं। यूं जियांगजियन पूछता है कि आज रात ही बंदों को क्यों नहीं भेजते। अधीनस्थ कहता है कि हमारे पास लोग कम हैं और यूं जियांगजियन के साथ वादा भी है, इसलिए सबको फैलाना असुरक्षित है। यूं जियांगजियन कहता है कि हमारे साथ 10 से ज्यादा संत और तुम जैसा महान संत है। अगर वह राक्षस आया तो मार देंगे। आज रात यहीं आराम करते हैं। यूं जियांगजियन कल के हमले और महल के अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर भीतरी हरम पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। अधीनस्थ आदर से हाँ कहता है। अधीनस्थ चला जाता है। रात के वक्त तांग तियान मंडप पर पूरा चांद दिखता है और जमीन पर एक काला साया चलता है। एक काले ढालपोश सिपाही अपनी तलवार निकालकर पूछता है कि तुम कौन हो, क्या उस राक्षस के साथी हो। धुंध में से एक नकाबपोश बुजुर्ग की आवाज आती है। नकाबपोश बुजुर्ग कहता है कि शाही रखेलों के बीच समझौता हुआ था कि कोई बाहर का शख्स महल में आकर ड्रैगन भाग्य में दखल नहीं करेगा। सिपाही चीखकर तमाम रक्षकों को बुलाता है कि दुश्मन आ गया है। महल के दरवाजे और मशालें चमकते हैं। कमरे के अंदर तांग लिंग्यू खिड़की के पास बैठी धीरे से कहती है कि वह इन्हें नहीं निकाल सकती, लेकिन राक्षसी रखेलें खामोश नहीं रहेंगी। तांग लिंग्यू की आंख में आग का अक्स दिखता है। बाहर नकाबपोश बुजुर्ग अपना हाथ उठाता है और पत्थर हवा में तैरने लगते हैं और वह दुश्मन को चींटियां कहता है। नकाबपोश बुजुर्ग मुट्ठी बांधता है तो आसमान में बैंगनी बिजली वाला विशाल पंजा बनता है। काले कवच वाला सिपाही मुंह से खून निकलते हुए खौफ से चीखता है। विशाल काला हाथ आंगन पर गिरता है और सब तबाह कर देता है। यूं जियांगजियन और रक्षक शू भागते हुए आते हैं। यूं जियांगजियन चीखता है कि बेयू महल के रक्षक को मारने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन डरकर तुरंत पीछे मुड़कर भाग निकलता है। यूं जियांगजियन भाग जाता है। रक्षक शू हैरान रह जाता है। काले धुएं में से वही पुराना अफसर बाहर निकलता है। पुराना अफसर धुएं में गायब होकर रक्षक शू के पास आ जाता है। रक्षक शू घबराकर अंधाधुंध तलवार चलाता है। रक्षक शू खौफ से बुजुर्ग कहता है। पुराना अफसर उसे चुप रहने को कहता है। पुराना अफसर रक्षक शू की जीवन ऊर्जा को खींचकर सोख लेता है और कहता है कि पुरानी भावना वापस आ गई, और रक्षक शू गिरकर मर जाता है। यूं जियांगजियन जोर से भाग रहा होता है और उसकी सांस फूल रही होती है। यूं जियांगजियन भागते हुए गुस्से में कहता है कि यूं जियांगजियन ने उसके खिलाफ साजिश की है और बेयू महल के लोगों को मारने वालों को जान देनी होगी। पुराना अफसर अचानक यूं जियांगजियन के सामने धुंध में प्रकट होता है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या लियू गोंगजी नींद में बोल रहे हैं। यूं जियांगजियन डरकर पीछे हटता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और रक्षक शू कहाँ है। पुराना अफसर बताता है कि रक्षक शू मर चुका है। यूं जियांगजियन उसे बेयू महल के नाम से धमकी देता है। पुराना अफसर कहता है कि उसके मालिक की पहचान अहम नहीं, लेकिन बेयू महल ने समझौता तोड़ा है, इसलिए लियू गोंगजी की जान से हिसाब होगा। यूं जियांगजियन मजबूर होकर अपनी जादुई तलवार की ताकत बढ़ाता है और चीखता है कि वह आज उसे मार देगा। यूं जियांगजियन एक चमकता सुनहरा तावीज अवरोध सक्रिय करता है। पुराना अफसर ठंडे मिजाज से कहता है कि तुम्हारा जान बचाने वाला तावीज अच्छा है। पुराना अफसर पूछता है कि क्या यह ढाल मेरा मुकाबला करने के लिए काफी है।
काली आभा फैलने लग। तांग लिंग्यू एक नकाबपोश बूढ़े आदमी के साथ लड़ रहा होता है और बैंगनी बिजली की ढाल के पीछे परेशान होकर कहता है कि तुम उच्च स्तर के महान संत हो। नकाबपोश बूढ़ा उसे कहता है कि लियू गोंगजी मत भागो। नकाबपोश बूढ़ा काला धुआं बनकर गायब हो जाता है और आसमान में बैंगनी रोशनी का तीर उड़ता है। दो काले नकाबपोश रक्षक दीवार के पास चलते हुए आते हैं और एक रक्षक पूछता है कि यह क्या स्थिति है। नकाबपोश रक्षक कहता है कि महारानियों ने तो बस बेयू राजा के महल के लोगों को पकड़ने और महल से निकालने का तय किया था, लेकिन बेयू राजा के मिजाज के हिसाब से वह चुप नहीं बैठेंगे और यह हम नहीं चाहते थे। फिर दोनों वहां से कूदकर चले जाते हैं। कैमरा अंधेरे महल में बादशाह के कमरे पर बदलता है। बादशाह बिस्तर पर उठता है और जम्हाई लेता है। नकाबपोश बूढ़ा अंदर आता है, झुकता है और कहता है कि बादशाह, काम हो गया है। बादशाह अपनी आंखें खोलता है और पूछता है कि क्या सब सही रहा। बूढ़ा कहता है कि बादशाह, आपके कहने के मुताबिक तांग लिंग्यू के पास जान बचाने वाली चीज थी जिससे उसने महान संत स्तर जितनी ताकत सक्रिय कर ली। बादशाह पूछता है कि क्या वह शाही रसोई वाले क्षेत्र में गया। बूढ़ा जवाब देता है कि हाँ, उसने उसे शाही रसोई के आंगन में झोंक दिया है और वह कोई खामी नहीं पकड़ सकेगा। बादशाह उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि क्या बाकी रखेलों के लोग मिले। बूढ़ा कहता है कि हान फेई के महल के अलावा बाकी तमाम महलों से ताकतवर विशेषज्ञ आज रात मेंग फेई के महल गए हैं। बादशाह मुस्कुराकर कहता है कि वह काफी एकजुट हैं। बूढ़ा कहता है कि बादशाह की आज रात की योजना हरम के क्रम को पूरी तरह तोड़ देगी। बादशाह कहता है कि चापलूसी मत करो, शाही रसोई पर नजर रखो। फिर बादशाह कहता है कि तुम्हारे बेटे की प्रतिभा अच्छी है, पूर्वजों के हॉल में उसके लिए कलाएं हैं जो उसे भेज दी जाएंगी। बूढ़ा जमीन पर झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा करता है कि धन्यवाद बादशाह। आसमान में 5 रखैलें अपने तैरते तख्तों पर बैठी होती हैं। काली पोशाक वाली रखैल गुस्सा करती है कि आज रात किसने समझौता तोड़ा। लाल बालों वाली यान फेई कहती है कि आज उस बंदे ने बेरहमी से हमला किया और संत स्तर का कोई भी जिंदा नहीं बचा। यान फेई आगे कहती है कि बेयू राजा ने बिना इजाजत लोगों को महल भेजा, वह मर गए तो मर गए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर धुआं हटता है और सफेद पोशाक वाली रखैल कमल के तख्त पर नजर आती है। सफेद पोशाक वाली रखैल कहती है कि मेंग फेई के महल के पास राक्षसी मार्ग की आभा बाकी है, इससे आप सब आगे का फैसला कर सकती हैं। बैंगनी पोशाक वाली रखैल कहती है कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यूं जियांगजियन कहती है कि तुम 5वीं मालिक हो, तुम्हारे अलावा महल में किसके पास राक्षसी मार्ग के विशेषज्ञ हैं। बैंगनी पोशाक वाली रखैल कहती है कि बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और मेरी सब्र की परीक्षा मत लो। गुलाबी लोमड़ी के कान वाली रखैल कहती है कि आपस में शक मत करो, गुआंगुआन बहन की नजरें पूरे उत्तरी क्षेत्र में हैं तो वह जांच करें। यूं जियांगजियन सोचती है कि हम सब ड्रैगन भाग्य के लिए आए हैं, क्या यह किसी और की साजिश तो नहीं। महल के दरवाजे के बाहर जमीन पर कई रक्षकों की लाशें और तलवारें पड़ी हैं। सफेद जूतों में एक औरत सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई देती है, पूरे चांद के नीचे। यूं जियांगजियन को बादशाह का संवाद याद आता है कि अगर तुम सुरक्षा करना चाहती हो तो रखैल की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई हादसा हुआ तो मेरा कोई लेना देना नहीं। यूं जियांगजियन सोचती है कि क्या यह सब उस बंदे से संबंधित है। यूं जियांगजियन गुस्से में अपने हाथ बांधती है और बोलती है कि यूं जियांगजियन, तुम मुझे निकालने का मत सोचो। बादशाह अपने काले अजगर की पोशाक में हाथ फैलाकर कहता है कि पिछली जिंदगी में अच्छा खाना नहीं खाया, इस जिंदगी में चाहत थी कि कुछ खूबसूरत औरतों को पास बुलाए, पर चलो कहीं बड़ा नुकसान न हो जाए। बादशाह बड़े लकड़ी के दरवाजे खोलता है जहां बाहर रोशन बगीचे के आंगन में हल्की हरी पोशाक में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। लड़की मुस्कुराती हुई आगे बढ़ती है। बादशाह की आंखों की सिस्टम स्कैन स्क्रीन खुलती है जिसमें नाम मो शुआन्या है, उपाधि दान फेई है, पहचान ताइचू पवित्र स्थान की पवित्र युवती है और मूल्यांकन है कि 1000 सालों की सबसे ताकतवर प्रतिभा, दवा मार्ग की विशेषज्ञ। बादशाह देखता है और सोचता है कि मो शुआन्या, यह लड़की आखिर आ ही गई। फिर वह बालकनी पर आकर खड़ा होता है। बादशाह मुस्कुराकर पूछता है कि शुआन्या, तुम कैसे आई। मो शुआन्या बोलती है कि जाहिर है बादशाह की याद आ रही थी। मो शुआन्या की मीठी मुस्कान पर बादशाह अपने दिमाग में सोचता है कि इस लड़की का भाव प्रबंधन कमाल है, मेरा सर चकरा रहा है। यह ताइचू पवित्र स्थान की पवित्र युवती है, खून का झगड़ा है, औरतों से नफरत करती है और जहर इस्तेमाल करती है। इस हरम में हर कोई अभिनय कर रहा है। बादशाह आगे सोचता है कि सबसे खुशबूदार औरत सबसे जहरीली होती है। फिर वह मो शुआन्या से कहता है कि मैंने कल बताया था कि मैं यान फेई के साथ ताकत बढ़ाऊंगा, तुम फिर क्यों आई। मो शुआन्या उसकी बाजू पकड़कर कहती है कि ताकत बढ़ाना बहुत थकाने वाला है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। बादशाह गर्व से कहता है कि मैं स्वर्ग का चुना हुआ हूँ, ताकत बढ़ाना मुझे कैसे थका सकता है। मुझे लंबी जिंदगी हासिल करनी है ताकि तुम्हारे साथ हमेशा रहूं।
मुशुआन्या कहती है कि बादशाह शाही कुल से हैं तो जरूर लंबी जिंदगी हासिल करेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। बादशाह दिल में सोचता है कि इसके होंठों पर जहर है। बादशाह उसकी खुशबू को महसूस करके कहता है कि बहुत अच्छी खुशबू है, क्या आगे भी चूम सकता हूँ? मुशुआन्या शर्माकर कहती है कि अगर बादशाह चाहें तो बिल्कुल। बादशाह उसके हाथ पर देखकर कहता है कि शुआन्या तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हारी बाजू पर रोंगटे क्यों हैं? मोशुआन्या घबराकर बाजू छुपाती है और कहती है कि बाहर मौसम ठंडा है। बादशाह कहता है कि तो फिर अंदर आकर चाय पियो और शरीर गर्म करो। मोशुआन्या मना करती है कि नहीं बादशाह, मैं आपकी ताकत बढ़ाने में देरी नहीं कर सकती वरना यान फेई गुस्सा करेगी। मोशुआन्या एक दवा की शीशी निकाल कर देती है और कहती है कि यह मैंने आपके लिए ताकत बढ़ाने वाली गोली बनाई है, इससे आप थकेंगे नहीं। बादशाह सिस्टम से जान लेता है कि इसमें ऐसा जहर है जो ताकत बढ़ाने वाले की नींव बर्बाद कर देता है। मोशुआन्या मुस्कुराकर कहती है कि बादशाह जल्दी से इसे खा लें। यूं जियांगजियन अपने गले के पेंडेंट को देखता है जिसमें एक लाल जहर की बूंद चमकती है। यह ये मोह की बनाई साजिश होती है और यूं जियांगजियन मुस्कुराते हुए इस तोहफे को कबूल करता है। अगले 10 सेकंड में यूं जियांगजियन एक खूबसूरत डिब्बे से चमकती नीली गोली निकालता है और उसे निगल लेता है। आसमान से रोशनी की एक किरण सीधे उस पर पड़ती है। फिर मोशुआन्या शफकत से यूं जियांगजियन की हौसला अफजाई करती है। फिर लाल पोशाक और बालों वाली लोंग-क्यू गुस्से में वहां आती है और पूछती है कि शुआन्या ने उसे क्या खिलाया है। मोशुआन्या झुककर उसे यान फेई बहन कहकर पुकारती है। लोंग-क्यू गुस्से से घूरते हुए फिर पूछती है कि उसने यूं जियांगजियन को क्या खिलाया है। यूं जियांगजियन बीच में आकर लोंग-क्यू को रोकता है और कहता है कि मोशुआन्या ने उसकी थकान दूर करने के लिए दवा दी है, पर लोंग-क्यू उसकी बात पर यकीन नहीं करती। मोशुआन्या नाटक करते हुए रोती है और कहने लगती है कि यान फेई उनका ख्याल रखती है। यूं जियांगजियन शुआन्या की तारीफ करता है, जिस पर लोंग-क्यू बेजार होकर कहती है कि बादशाह कुल में ऐसा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया। मोशुआन्या आदर से यूं जियांगजियन को अलविदा कहकर चली जाती है और उसके लंबी उम्र और शान की दुआ करती है। यूं जियांगजियन उसे जाते हुए देखता है और कहता है कि वह शुआन्या को निराश नहीं करेगा। फिर वह लोंग-क्यू की तरफ बढ़ता है। यूं जियांगजियन मुस्कुराते हुए लोंग-क्यू को आईफे कहता है। लोंग-क्यू सख्त गुस्सा होकर कहती है कि मैं तुम्हारी रखेल नहीं हूँ। शाही सड़कों और बादलों वाले मैदान में लोंग-क्यू यूं जियांगजियन को बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन हैं, जिसके बाद वह संत स्तर के एक हमले से उसका इम्तिहान लेगी। लोंग-क्यू कहती है कि अगर वह नहीं बच सका तो शर्त के मुताबिक ड्रैगन भाग्य उसे सौंपना होगा। यूं जियांगजियन शरारत से पूछता है कि वह उसकी जीत चाहती है या हार। लोंग-क्यू चिल्लाकर दफा हो जाओ कहती है और आग की लपटों में घिरकर आकाश की तरफ रोशनी फेंकती है। यूं जियांगजियन अपने अंदर के ये मोह के जरिए सोचता है कि उसका दावा सही निकला। वह समझता है कि शुआन्या की नजरों में वह जहर खा चुका है, जो उसके लिए एक बेहतरीन नाटक का मौका है। यूं जियांगजियन अपने आसपास हवा में तैरती बहुत सारी दवाओं की बोतलें दिखाता है और एक साथ कई गोलियां अपने मुंह में डाल लेता है। गोलियां निगलते हुए यूं जियांगजियन खुद से कहता है कि संत स्तर के हमले का मुकाबला करने की ताकत का वजूद दिखाने के लिए यह हेल्थ सप्लीमेंट एक अच्छा बहाना है। लोंग-क्यू उसे ऐसा करते देखकर गुस्से से कहती है कि अलग अलग दवाओं को मिलाकर खाना शरीर के लिए तबाह करने वाला है और यह बेवकूफ दवा का बुनियादी उसूल भी नहीं समझता। लोंग-क्यू अफसोस करती है कि यूं कुल का हजारों साल पुराना समझौता इस बेवकूफ के हाथों खत्म हो रहा है। यूं जियांगजियन दिल में मुस्कुराता है कि लोंग-क्यू उसके बेवकूफ बनने के नाटक में पूरी तरह फंस चुकी है। यूं जियांगजियन एक सफेद प्याले को आसमान की तरफ उठाकर अपने पूर्वजों से ताकत की इल्तिजा करता है, जिससे एक चमकदार लाल बूंद प्रकट होती है। शाही महल के दरमियान रोशनी का एक विशाल स्तंभ बनता है। लोंग-क्यू हैरानी से देखती है और पहचानती है कि यह यूं पूर्वजों का भाग्य खून है। यूं जियांगजियन महान बादशाह के इस खून को अपने अंदर सोख लेता है। उसके अंदर बिना किसी रुकावट के ऊर्जा बहने लगती है। आग और बर्फ की मिलीजुली ताकत यूं जियांगजियन के शरीर पर प्रकट होती है। वह दर्द से चिल्लाता है और उसके सीने पर बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो फिर आग में बदल जाते हैं। महल के प्लेटफॉर्म पर लाल और नीली ऊर्जा का एक तूफान आता है। यूं जियांगजियन जमीन पर अपने नाखून गाड़कर खून की बूंदें टपकाता है। यूं जियांगजियन जमीन पर गिरने के बाद बैठता है और अपने अंदर के बदलाव को चेक करता है कि उसका स्तर डोमेन स्तर की 7वीं मंजिल तक पहुंच चुका है और उसकी खून की पीढ़ी बदल रही है। आसमान पर काले बादल घिर आते हैं और पूरे बड़ी शिया शहर के ऊपर बिजलियां कड़कने लगती हैं। आसमान में सुनहरा अजगर और लाल फीनिक्स के आत्मिक असर प्रकट होते हैं। सिपाही और आम लोग शशदार होकर आसमान की तरफ देखते हैं। एक बूढ़ा बुजुर्ग बाहर निकलकर रोता और चिल्लाता है कि कौन सी रखैल ने ताकत बढ़ा ली। आसमान यूं परिवार और बड़ी शिया को तबाह करना चाहता है।
बूढ़ा बुजुर्ग पूर्वजों के हॉल की तरफ इशारा करके समझता है कि महामहिम वहां लॉन्ग क्यू के साथ हैं, तो शायद यह ताकत बढ़ाना उन्हीं का है और सिपाहियों को जांच करने का हुक्म देता है। यूं जियांगजियन अपनी छिपी ताकत पर खुश होता है कि 20 साल की उम्र में उसने सबको बेवकूफ बनाकर रखा हुआ है। यूं जियांगजियन सोचता है कि जब रखेलों को सच्चाई का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। महल के बाहर लोग पूर्वजों का शुक्रिया अदा करते हैं कि बादशाह ने ताकत बढ़ा ली है। लॉन्ग क्यू दूर से देखते हुए सोचती है कि यूं पूर्वजों का खून वाकई ताकतवर है, जिससे एकदम से इतना बड़ा स्तर बढ़ा। लेकिन संत स्तर और तोंगमाई स्तर में अभी भी 4 बड़े स्तरों का फर्क है। लॉन्ग क्यू समझती है कि 3 बूंदों से संत स्तर का मुकाबला करना अभी भी ख्याली पुलाव है और इतनी तेज तरक्की से उल्टा असर हो सकता है। लॉन्ग क्यू आसमान में चमकती रोशनी और असर को गौर से देखती है। लॉन्ग क्यू अफसोस करती है कि एक बूंद खून ने पूरे आलम में हलचल मचा दी। काश यह किसी बेकार आवारा पर बर्बाद न होता, पर उसकी आभा तोंगमाई स्तर को पार कर रही है। मोशवानिया अपने आंगन में खड़ी होकर दूर होने वाले आसमानी धमाके को देखती है और एक छिपी मुस्कान मुस्कुराती है। मोशवानिया दिल में चालाकी से सोचती है कि चाहे यूं जियांगजियन का स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, किंगचेन की शतरंज और चाल के आगे सब बेकार है। यूं जियांगजियन आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाकर कहता है कि उसे लिंगहाई स्तर तक ताकत बढ़ाने दिया जाए। एक आलीशान बादलों वाले महल के ऊपर बिजली और ऊर्जा का सैलाब पैदा होता है और यूं जियांगजियन दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तूफान और बिजली के बीच यूं जियांगजियन खड़ा होता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वह कहता है कि यूं कुल के पूर्वजों के सृजन खून में इतनी ताकत है, सिर्फ एक बूंद। यूं जियांगजियन के लिबास पर अजगर के पास खून का दाग नजर आता है और वह सोचता है कि एक बूंद ने 2 बड़े स्तर तोड़ दिए। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मंत्री कह रहा है कि बादशाह लिंगहाई स्तर की चोटी पर पहुंच गए हैं, पर उनकी आभा अस्थिर है। सफेद बाल और मुकुट वाला बुजुर्ग मंत्री से कहता है कि सृजन खून खुद यूं पूर्वजों का है, इससे खून की पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर सफेद लिबास वाला नौजवान शख्स कहता है कि बादशाह ने स्वर्ग और पृथ्वी की घटना को ट्रिगर किया है, हालात बुरे नहीं हैं। बुजुर्ग मंत्री पूछता है कि क्या किसी को हैरानी नहीं कि बादशाह की ताकत 2 बड़े स्तर तक कैसे बढ़ गई? क्या यूं पूर्वजों के सृजन खून में सच में इतनी ताकत है? बुजुर्ग मंत्री बताता है कि बादशाह ने 10 से ज्यादा बोतलें ताकत बढ़ाने वाली गोलियां पी ली हैं। उनकी ताकत का बड़ा हिस्सा उन गोलियों की वजह से जबरन बढ़ा है। यह सुनकर दूसरे बुजुर्ग हैरान होकर कहते हैं कि यह बेवकूफ़ी है। बुजुर्ग मंत्री कहता है कि हमने यूं जियांगजियन को ज्यादा अहम समझ लिया था। वह जो कर रहा है अपना रास्ता खुद काट रहा है। चाहे स्तर मिल भी जाए, आगे चलकर वह कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। लाल बालों और आग के कवच वाली औरत बोलती है कि उसकी विरासत की याद के मुताबिक सृजन खून का इतना तेज असर नहीं होता। वह सोचती है कि क्या उन गोलियों ने असर दिखाया है? लाल कवच वाली औरत की आंखें चमकती हैं और वह सोचती है कि क्या यूं जियांगजियन की खून की पीढ़ी बाकी लोगों से ज्यादा ताकतवर है। 10,000 सालों में ऐसा कोई नहीं आया जो 2 बड़े स्तर एक साथ बढ़ा सके। फिर कमल की सीट पर 2 औरतें दिखती हैं, जहां छोटी लड़की दूसरी को अंगूर खिलाती है। सफेद लिबास वाली बड़ी औरत कहती है कि तुमने आज सुबह महीनों की मेहनत से बनी गोलियां यूं जियांगजियन को खिला दी। छोटी लड़की मुस्कुराकर कहती है कि आपसे कुछ नहीं छुप सकता, फिक्र न करें, इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। बड़ी औरत हिदायत देती है कि यह बात दूसरी रखैलों को पता न चले, वरना मुसीबत हो जाएगी। छोटी लड़की अंगूर मेज पर रखती है और आसमान पर तूफान देखकर चौंक जाती है। छोटी लड़की चिल्लाकर कहती है कि क्या यूं जियांगजियन फिर से ताकत बढ़ा रहा है? बड़ी औरत कहती है कि वह पहले ही ताकत बढ़ा चुका है। पूरी जनता और बुजुर्ग तूफान देखकर हैरान हो जाते हैं। भीड़ के लोग शोर मचाते हैं कि ताकत बढ़ाना अभी खत्म नहीं हुआ और बादशाह फेतियान स्तर तक पहुंच गए हैं। एक कवचधारी जनरल कहता है कि सृजन खून और गोलियों का मेल चाहे कितना अच्छा हो, 2 बड़े स्तर एक साथ पूरे नहीं हो सकते। बड़ा बुजुर्ग कहता है कि सृजन खून का असर यूं कुल की खून की पीढ़ी की सघनता पर निर्भर करता है। बड़े बुजुर्ग की आंखें चमकती हैं और वह कहता है कि क्या बादशाह के पास बेहद ताकतवर खून की पीढ़ी है? भीड़ नारे लगाती है कि जरूर ऐसा ही है। यूं जियांगजियन सफेद और सुनहरे लिबास में आसमान पर चमक रहा है। एक नौजवान शख्स कहता है कि बादशाह एक छिपा हुआ प्रतिभाशाली था। फिर एक बड़ा कवचधारी जनरल कहता है कि सिर्फ आधे घंटे में तोंगमाई स्तर की पहली मंजिल से फेतियान स्तर तक पहुंचना अजीम है। कवचधारी जनरल कहता है कि पूरे यूं कुल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर बादशाह जागकर मेहनत करें तो बड़ी शिया के भविष्य की एक उम्मीद बची हुई है। बुजुर्ग मंत्री जनरल के पास आकर कहता है कि बड़ी शिया की उम्मीद हो सकती है, लेकिन यह वह उम्मीद नहीं जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं। किंग फू चालाकी से मुस्कुराता है। जनरल गुस्से से पूछता है कि किंग फू महानिरीक्षक का क्या मतलब है?
फिर एक खूबसूरत सफेद लिबास वाली औरत अजगर के खंभे के पास बैठकर बोलती है कि यूं जियांगजियन, तुम्हारे पास इतना जबरदस्त प्रतिभा था। औरत के मुंह से खून निकलता है और वह दुख से कहती है कि क्या इन सालों में तुम मेरी वजह से पीछे रहे। फिर वह सर पकड़कर कहती है कि अब कुछ भी अहम नहीं रहा। वह औरत खुद से कहती है कि चाहे प्रतिभा कितनी भी ज्यादा हो, 30 दिनों में कोई बड़ा धमाका नहीं हो सकता। दवाओं से बनाई गई ताकत एक ही बार में टूट जाती है, सब कुछ गुजर जाएगा। यूं जियांगजियन आसमान में तैर रहा है। वह दिल में सोचता है कि फेइतियान स्तर की पहली मंजिल आज के लिए इतना दिखाना काफी है। यूं पूर्वजों के सृजन खून की पहली बूंद का असर सबको हैरान कर चुका है। यूं जियांगजियन दिल में सोचता है कि आगे का अभिनय जारी रखना पड़ेगा। फिर वह बाजू फैलाकर सबके सामने बोलता है कि उसने आधे दिन में 2 बड़े स्तर पार किए हैं और उसका प्रतिभा बेमिसाल है। यूं जियांगजियन ऐलान करता है कि यूं कुल के हजारों सालों में उसकी खून की पीढ़ी यूं पूर्वजों के बाद सबसे ताकतवर है और वह पूर्वजों को भी पीछे छोड़ देगा। यूं जियांगजियन कहता है कि 2 दिन और ताकत बढ़ाने के बाद वह सबको साथ लेकर पूरी दुनिया पर राज करेगा और बड़ी शिया राजवंश की शान वापस लाएगा। कवचधारी जनरल मायूसी से सोचता है कि बादशाह अब भी वही पुराना आवारा है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग रोने लगता है और खंभे को पकड़कर कहता है कि पूर्वजों, हम शर्मिंदा हैं। बुजुर्ग चिल्लाकर रोते हुए कहता है कि ऐसी ताकतवर खून की पीढ़ी एक आवारा के शरीर में क्यों गई। बुजुर्ग रोने के साथ कहता है कि पूर्वजों, आपने हम बूढ़े मंत्रियों को उम्मीद दिखाकर फिर से घोर मायूसी में क्यों डाल दिया। यूं जियांगजियन आवारा और मगरूर बनने का नाटक करता है। बुजुर्ग उस पर अफसोस जताते हैं कि चाहे कितना भी प्रतिभा हो, अंदर से अब भी आवारा है। छोटी रखेल मुस्कुराकर बोलती है कि यूं कुल ने कितना बड़ा बेवकूफ पैदा किया है। बड़ी रखेल बोलती है कि इसे हल्का मत लो, उसका दिमाग बेवकूफ हो सकता है पर प्रतिभा बहुत कामयाब है। बड़ी रखेल बताती है कि अभी उसने सिर्फ 1 बूंद यूं पूर्वजों का सृजन खून ली है, उसके पास 2 बूंद और हैं। सारी दवाएं लेने के बाद वह क्या बनेगा किसी को पता नहीं। छोटी रखेल बोलती है कि शेंगलिंग हुआ खानदान कोई आम चीज नहीं थी। 3 दिन बाद अगर वह संत स्तर तक भी पहुंच गया तब भी यह सिर्फ नकली उम्मीद होगी। यूं जियांगजियन दिल में सोचता है कि यूं जियांगजियन का आवारा व्यक्तित्व पक्का हो गया है। अगर एक निकम्मा बादशाह अचानक प्रतिभाशाली बन जाए और उसका मिजाज भी बदल जाए तो सबको शक हो जाएगा। यूं जियांगजियन सोचता है कि अगर वह आवारा ही बना रहे तो किसी को उस पर शक नहीं होगा। इस महल में हर तरफ जाल हैं और रखेलें बहुत चालाक हैं। यूं जियांगजियन जिंदा रहने के लिए चालाक और आवारा होने का नाटक जारी रखता है। यूं जियांगजियन आसमान के नीचे खड़ा होता है और अपने गुप्त मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए नाटक जारी रखता है। सफेद लिबास वाली औरत यूं जियांगजियन के पास आती है और ताने से कहती है कि दवाओं से बनाई गई ताकत टिकेगी नहीं और तुमने जो गोलियां पी ली हैं इनमें लोंगक्यू गुस्से में देखती है। बड़ी शिया के बादशाह जिनकी आंखें सुनहरी चमक रही हैं उनकी तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि अगर यह खाना किसी सुअर को भी खिलाया जाता तो वह तुमसे ज्यादा ताकतवर होता। फिर वह लोंगक्यू से माफी मांगने को कहते हैं। लोंगक्यू हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। बादशाह गुस्से में वहां से चला जाता है। एक बूढ़ा खोजा बादशाह के पीछे चल रहा होता है। बूढ़ा खोजा चालाकी से मुस्कुराकर सोचता है कि महामहिम आज इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। बादशाह पीछे मुड़कर बूढ़े खोजे से कहता है कि जो बात है साफ बोलो। खोजा पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। बादशाह घमंड से जवाब देता है कि उसने एक ही दिन में 2 बड़े स्तर पार किए हैं और उसकी खून की पीढ़ी यूं कुल के पूर्वजों के बराबर हो चुकी है। बादशाह पूछता है कि बताओ, क्या मैं अब सही हूँ। खोजा डर जाता है। तभी एक जख्मी चेहरे वाला और कवच पहने हुए जनरल वहां आता है और महामहिम बोलता है। जख्मी जनरल बादशाह के सामने खड़ा होता है। जनरल कहता है कि बादशाह का प्रतिभा पिछले बादशाह से भी ज्यादा है। अगर वह हुकूमत और ताकत बढ़ाने पर ध्यान दें तो बड़ी शिया की शान को दोबारा बहाल कर सकते हैं। बादशाह घमंड से जवाब देता है। बादशाह कहता है कि मेरे प्रतिभा के साथ अगर मैं रोज खाने पीने और आराम करने में गुजारूं तब भी बड़ी शिया की शान वापस ला सकता हूं। फिर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। जनरल का चेहरा ज्यादा संजीदा हो जाता है। जनरल आगाह करता है कि महामहिम, असलियत में आपके हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं। जनरल बड़ी शिया के खतरनाक हालात बताता है। वह समझाता है कि बाहर दुश्मन मुल्क हैं और अंदर गद्दार ड्रैगन भाग्य पर नजर रखे हुए हैं। अगर आपने मेहनत न की तो टिकना मुश्किल होगा। बादशाह कहता है कि आगे बोलो। जनरल कहता है कि आपके पास वक्त कम है, आपको अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी ताकि बादशाह की रक्षा करने वाला गुट आपके लिए जान देने को तैयार हो। बादशाह गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधता है। बादशाह कहता है कि मैं बड़ी शिया का बादशाह हूँ, सबका मेरा साथ देना लाजमी है, मुझे क्या वैल्यू दिखाने की जरूरत है। बादशाह दिल में अपना प्लान सोचता है।
बादशाह सोचता है कि गुट में वादा करने वाले और गद्दार का फर्क करना मुश्किल है। उसे तब तक वक्त निकालना पड़ेगा जब तक ड्रैगन भाग्य संघनित न हो जाए ताकि वह खुद को बचा सके। महल के अंदर का दृश्य। बूढ़ा खोजा अकेला होता है जब वहां बैंगनी आभा के साथ एक काले नकाबपोश कवचधारी शख्स प्रकट होता है। बूढ़ा खोजा घबराकर उस नकाबपोश शख्स को देखता है। खोजा झिझककर कहता है कि महामहिम, आज रात का मौसम काफी अच्छा है। नकाबपोश शख्स फिर धुएं में गायब हो जाता है। एक लाल मोमबत्ती बुझ जाती है। बूढ़ा खोजा अपनी चमकती आंखों के साथ चालाकी से मुस्कुराकर कहता है कि बादशाह रात को बाहर निकल रहे हैं। आज रात फिर अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। शाही महल का रात का नजारा। रक्षक पहरा दे रहे होते हैं। एक तेज काला साया रक्षकों के पास से गुजरता हुआ दानफेई महल की तरफ जाता है। दानफेई महल के दरवाजे पर रक्षक खड़े हैं। काले नकाबपोश शख्स रक्षकों के पीछे खड़ा होता है और सोचता है कि डोमेन स्तर की पहली मंजिल और 7वीं मंजिल के दरमियान वाकई बहुत बड़ा फर्क है। नकाबपोश शख्स की बैंगनी आंखें चमकती हैं। वह कहता है कि दिन का नाटक हो गया, अब रात की परफॉर्मेंस शुरू होती है। जिसने मुझे जहर देने की कोशिश की, पहले उस पर गुस्सा निकालूंगा। दानफेई महल का भीतरी आंगन। आंगन में खूबसूरत चमकते फूल, एक लाल पेड़ और इंद्रधनुष जैसा घेरा बन रहा होता है। नकाबपोश शख्स आंगन को देख रहा होता है। वह बताता है कि यह आम आंगन नहीं बल्कि 1000 जड़ी बूटियों से बना एक घातक जहर का जाल है जहां मोशुआन्या के अलावा कोई कदम नहीं रखता। आंगन में पेड़ के नीचे एक सफेद खरगोश सो रहा होता है। नकाबपोश शख्स कहता है कि रात के राक्षस को जहर का कोई डर नहीं। यह वही दवा राजा जानवर है जिसे मोशुआन्या ने 10 साल से पाला है। नकाबपोश शख्स सोए हुए खरगोश के पास जाता है। वह बताता है कि यह खरगोश मोशुआन्या के महान संत स्तर में जाने के लिए जरूरी है और उसे पकड़ लेता है। नकाबपोश शख्स आग पर उस खरगोश को भूनता है। वह उस भुने मांस का टुकड़ा खाता है और कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है। पूरी दवाई की ऊर्जा शरीर में सोख ली जाती है। ताकत की वजह से उसका स्तर तेजी से बढ़ता है। डोमेन स्तर की 9वीं मंजिल। ताकत बढ़ाना। एक धमाके के साथ ऊर्जा फटती है। नकाबपोश शख्स अपनी नई ताकत महसूस करता है। वह देखता है कि वह आधा कदम संत स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन अफसोस करता है कि यह दवा राजा जानवर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। नकाबपोश शख्स आसमान की तरफ हाथ उठाता है। कहता है कि अगर यह पूरी तरह परिपक्व होता तो मैं सीधा संत स्तर में चला जाता। फिर बैंगनी ऊर्जा आसमान में फेंककर कहता है कि अब असली खेल शुरू होता है। आसमान में एक बैंगनी जगह का दरार खुलता है। पूरे महल के ऊपर बैंगनी बिजली और ऊर्जा का धमाका होता है। मोशुआन्या महल से बाहर आती है। वह गुस्से और हैरानी में कहती है कि कौन है तुम, क्या राक्षस हो? मोशुआन्या आंगन में खड़े नकाबपोश शख्स को देखती है। वह हैरान होती है कि यह बंदा उसके जहर के जाल में सही सलामत कैसे खड़ा है। फिर वह देखती है कि उसने दवा राजा जानवर को मारकर खा लिया है। मोशुआन्या सख्त गुस्से में आती है। मोशुआन्या कहती है कि मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकाने पर मजबूर करूंगी और उस पर जहर के जादू से हमले करती है। लड़ाई का दृश्य। मोशुआन्या के हर हमले को नकाबपोश शख्स बहुत आराम से रोक और मोड़ देता है। नकाबपोश शख्स उसकी तरफ देखता है। वह उस पर ताना मारकर कहता है कि अपनी औकात से ज्यादा समझना। ऊर्जा के धमाकों और विस्फोटों के असर। दोनों तरफ के बीच जादुई हमले की आभा और धमाके होते हैं। मोशुआन्या सांस फूलते हुए शौक में होती है। वह सोचती है कि इस बंदे को मेरा हमला कुछ क्यों नहीं कर रहा। कोई जानवर या बंदा मेरे जहरीले हमलों से बच कैसे सकता है। आखिरी चढ़ाई का लड़ाई का दृश्य। नकाबपोश शख्स चालाकी से हंसता है। मोशुआन्या कहती है कि अगर जहर तुम पर काम नहीं करता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और वह उस पर सीधा शारीरिक हमला करने आगे बढ़ती है। गोदाम में मोटा नौकर लियू गोंगजी से पूछता है कि क्या वह मेंगफेई महारानी की खास काया से जलन रखता है। लियू गोंगजी कहता है सीधी बात करो। नौकर कहता है कि लियू गोंगजी का प्रतिभा उसकी बहन से ज्यादा कम नहीं है। लियू गोंगजी कहता है कि हालांकि वह तांग मेंग गोंग को पसंद नहीं करता, लेकिन उसमें खुद की पहचान है कि उसका प्रतिभा अच्छा होने के बावजूद उसके बराबर नहीं है। नौकर कहता है कि नहीं नहीं लियू गोंगजी, आप गलत हैं। लियू गोंगजी गुस्से से पूछता है वह क्या कहना चाहता है। नौकर बोलता है कि लियू गोंगजी के पास भी एक खास काया है। नौकर कहता है कि इस छिपी काया को सक्रिय करने के लिए खास तकनीक की जरूरत है। लियू गोंगजी उसे फिजूल बात न करने को कहता है, लेकिन नौकर अपने हाथ से एक चमकती पीली बिजली का तीर लियू गोंगजी की छाती पर मारता है। लियू गोंगजी को चोट लगती है, खून निकलता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह कहता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ जाग रहा है। नौकर कहता है यह लियू गोंगजी की खास काया है जो बिजली को काबू कर सकती है, शुआन लेई वांगती। नौकर ऊर्जा के घेरे सक्रिय करता है। लियू गोंगजी हवा में तैरने लगता है और बिजली की कड़कें उसके आसपास आती हैं। वह हैरान होकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है।
ऊर्जा के धमाके से कमरे में रखा डिब्बा तबाह हो जाता है। नौकर पीछे हटता है। लियू गोंगजी खुशी से हंसते हुए कहता है कि उसके पास भी खास काया है और बहुत ज्यादा ताकत है। लियू गोंगजी खुशी से चिल्लाता है, लेकिन अचानक ताकत खत्म हो जाती है और वह नीचे गिर पड़ता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह गुस्से से मोटे नौकर का कॉलर पकड़कर पूछता है कि मेरी खास काया कहाँ गई। नौकर कहता है कि लियू गोंगजी गुस्सा मत हो, शुआन लेई वांगटी अभी भी आपकी है, लेकिन इसे पूरी तरह सक्रिय करने के लिए कुछ अतिरिक्त सामग्री की जरूरत है। लियू गोंगजी पूछता है कि कौन सी सामग्री। नौकर कहता है कि वह सामग्री जुटा रहा है और कल तक खास काया पूरी तरह खोल देगा। लियू गोंगजी कहता है कि ठीक है, मैं एक दिन और इंतजार करूंगा। नौकर झुकता है और पूछता है, क्या लियू गोंगजी अब सहयोग के बारे में सोचने को तैयार हैं? लियू गोंगजी कहता है, अगर काम हो जाए तो वह सोचेगा। नौकर बैंगनी क्रिस्टल दिखाकर कहता है कि लियू गोंगजी के जख्म भर चुके हैं और उसे एक छोटा काम चाहिए। कमरे में कई बिस्तर हैं, जहां एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके चेहरे पर पसीना है। वह सोचता है कि यह शरीर बहुत कमजोर है और हाल ही में बहाल हुई ऊर्जा फिर से खत्म हो गई है। वह आगे सोचता है कि जब तक वह याद की आत्मिक पत्थर को ये शियान्यू के सामने भेज सके, यह सारी ऊर्जा खत्म होना इसके लायक है। वह चादर को मुट्ठी में जकड़ता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वह बोलता है कि कुछ दिन और बर्दाश्त करो। दृश्य अंधेरा हो जाता है। काली टोपी पहने एक बुजुर्ग अफसर कह रहा है कि 2 महान संतों के हाथों से बच निकलना उसके सोचने से भी ज्यादा दिलचस्प है। एक काले कवच वाला बैंगनी लपट वाला राक्षसी बादशाह अपना पंजा बूढ़े अफसर के कंधे पर रखता है। बूढ़ा अफसर डरकर बोलता है कि महामहिम, आप वापस आ गए। काले कवच वाला बादशाह कहता है कि मैंने अभी सुना कि तुम आजादी चाहते हो। बूढ़ा अफसर तुरंत जमीन पर झुककर गिरा और बोला कि जुल्म है। काले कवच वाला बादशाह मुड़कर एक भुना हुआ मांस का पैर निकालता है और बोलता है कि मजाक कर रहा था, तुम इतने गंभीर क्यों हो गए। वह मांस का पैर हवा में फेंक देता है। बूढ़ा अफसर जलते हुए भुने पैर को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है। बादशाह कहता है कि दरवाजे की अच्छी तरह हिफाजत करो, यह तुम्हारा रात का नाश्ता है। बूढ़ा अफसर भुने पैर को करीब से देखता है और डरकर बोलता है कि भुना खरगोश का पैर। तैरते तख्तों पर बैठी रखैलों का दृश्य आता है। गुलाबी लोमड़ी के कानों वाली औरत शुआन्या से कहती है कि शुआन्या बहन, मैंने सुना है जो दवा राजा जानवर तुमने 10 साल तक पाला था, उस राक्षस ने उसे भूनकर खा लिया। लोमड़ी वाली औरत पूछती है कि क्या यह सच है? शुआन्या अपने तख्त की बात कर रही हो। लोमड़ी वाली औरत हंसते हुए कहती है कि वह बस उत्सुक है। शुआन्या खड़ी होती है, उसके आसपास आभा बनती है और वह गुस्से में बोलती है कि उत्सुक तेरी पूर्वजों की। लोमड़ी वाली औरत कहती है कि शुआन्या बहन, तुम्हारे आंगन में बहुत से जहर के जाल थे। वह राक्षस तुम्हारे आंगन में भुना दवा राजा जानवर खा सकता है। क्या वह सख्त जहर को नजरअंदाज कर सकता है? शुआन्या बोलती है कि मुझे नहीं पता। लोमड़ी वाली औरत बोलती है, गुस्सा मत हो, मैं बस सबको चेतावनी देना चाहती थी। शुआन्या उसकी तरफ उंगली दिखाकर बोलती है कि अगर अनुभव चाहिए तो मेंगफेई के पास जाओ। लोमड़ी वाली औरत बोलती है, मेंगफेई के पास कोई महान संत की सुरक्षा नहीं है, उससे पूछना बेकार है। तभी ये शियान्यू बोलती है कि उस राक्षस ने अपनी ताकत छुपाई है। वह डोमेन स्तर की पहली मंजिल नहीं है। आज रात अगर आप में से कोई होता तो वह भी जाल में फंस जाता। शुआन्या हैरान होकर देखती है कि डोमेन स्तर की पहली मंजिल नहीं है। सफेद पोशाक वाली औरत कहती है कि वह राक्षस मेरे सामने कई चालें तक टिक सकता था, वह पहली मंजिल कैसे हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोलती। वह आगे कहती है कि पहले उसकी आभा कमजोर थी, लेकिन आज रात वह डोमेन स्तर की 9वीं मंजिल को भी रोक सकता था। तुम लोग खुश मत हो, कल वह तुम्हारे पास भी आ सकता है। एक और औरत बोलती है कि वह सिर्फ संत स्तर की है, अगर तुम उसे रोक नहीं सकती तो ड्रैगन भाग्य की प्रतियोगिता से हट जाओ। फिर किंग गुआंगुआन से पूछती है कि क्या कल रात के राक्षसी संप्रदाय वाले का कोई सुराग मिला? किंग गुआंगुआन बोलती है कि नहीं, शाही राजधानी के पास कोई नया महान संत नहीं मिला, शायद वह महल के अंदर का ही कोई शख्स है। वह ये शियान्यू से पूछती है कि ये शियान्यू, क्या तुम्हारे पास कोई सफाई है? ये शियान्यू कह देती है कि नहीं। लोमड़ी वाली औरत बोलती है कि अच्छा, बादशाह की ताकत बढ़ाना मुख्य मुद्दा है, चलो बादशाह की इस बड़ी समस्या पर बात करते हैं। लोमड़ी वाली औरत लोंगक्यू से पूछती है कि लोंगक्यू बहन, क्या तुम्हारे पास बादशाह को इन 3 दिनों में ज्यादा ताकतवर होने से रोकने का कोई तरीका है? लोंगक्यू जवाब देती है कि एक शख्स जिसने कभी ताकत नहीं बढ़ाई 3 दिनों में बिना पागल हुए अमर नहीं बन सकता। मैं इसे खुद संभालूंगी। दूसरी औरत चेतावनी देती है कि इस बात को हल्का नहीं लेना चाहिए। बादशाह की आज की परफॉर्मेंस से बादशाह की रक्षा करने वाला गुट सक्रिय हो जाएगा और कोई भी नया ताकतवर प्रतिद्वंद्वी नहीं चाहता।
लोंग क्यों कहती है कि बादशाह की रक्षा करने वाला गुट पहले ही कमजोर हो चुकी है, पुराने बादशाह के बाद उनका कोई वजूद नहीं। फिर दूसरी औरत जोड़ती है कि महल के लोग मुद्दा नहीं हैं, लेकिन सीमा पर बैठा बादशाह की रक्षा करने वाले गुट का मुख्य झंडा या नेता असली खतरा है। यांगजियन अपने बिस्तर पर लेटा होता है और उसके शरीर पर काले निशान दिखते हैं। वह उठता है और सोचता है कि जब उसकी ताकत ये मुंह से आगे निकल जाएगी तब आत्मिक असर कम हो जाएगा। वह सोचता है कि अपने अंदर इस राक्षस को पालने की वजह से उसे रात को बाहर घूमना होगा। फिर यूं जियांगजियन बिस्तर पर लेटा होता है और आराम कर रहा होता है। यूं जियांगजियन बोलता है कि आखिरकार खत्म हुआ। उसके बाद एक चमकती रोशनी आती है और उसमें से एक छोटी सिस्टम परी आत्मा प्रकट होती है। वह कहती है कि आज का बचाव चुनौती खत्म हो गया है। सिस्टम परी बताती है कि आपने मो शुआन्या के जहरीले चुंबन से सफलतापूर्वक बचा, आपने पवित्र आत्मा की गोली के संभावित संकट को हल किया और आपने रात को जवाबी हमला करके दवा राजा जानवर को भूनकर खाया और मो शुआन्या का मानसिक संतुलन खराब किया। सिस्टम परी आगे बोलती है कि सारांश के मुताबिक आपने काम को पूरा करने से ज्यादा किया है। अंतिम मूल्यांकन के मुताबिक काम पूरा करने की दर 380% है और इनाम जारी कर दिया गया है। इनाम यूं जियांगजियन के बिस्तर पर चमकती रोशनी के रूप में मिलता है। यूं जियांगजियन उठता है और अपनी उंगली पर कियान किंगसी नाम की खास चीज देखता है। स्क्रीन पर उस चीज की जानकारी आती है। यूं जियांगजियन अपनी उंगली पर मौजूद कियान किंगसी को देखता है और बोलता है कि यह क्या चीज है। यूं जियांगजियन गुस्से और हैरानी से कहता है कि 380% पूरा होने पर सिर्फ यह मिला। फिर सिस्टम परी दोबारा आती है और ऐलान करती है कि आज का एस स्तर का बचाव चुनौती शुरू हो गया है, जिंदा रहने की कोशिश करें। सिस्टम परी गायब हो जाती है। यूं जियांगजियन अपना सर पकड़कर निराशा में कहता है कि एस स्तर फिर से। यूं जियांगजियन बिस्तर पर बैठकर सोचता है कि क्रम के मुताबिक कल तियानशु यी का सामना होगा। कल वह यूं पूर्वजों के सृजन खून की दूसरी बूंद पिएगा तो तियानशु यी से संपर्क नहीं होना चाहिए। यूं जियांगजियन महल के हॉल में सोचता रहता है कि तियानशु यी ने शुरुआत में यूं जियांगजियन के खिलाफ कुछ नहीं किया था। उसका दबदबा मध्य से अंतिम चरण में दिखता है, इसीलिए एस स्तर की मुश्किल उसकी वजह से नहीं हो सकती। यूं जियांगजियन सोचता है कि लगता है शाही रसोई की तरफ से खतरा आने वाला है। यूं जियांगजियन अपने खोजे को आवाज देता है कि किंग फू। खिड़की के बाहर से किंग फू बोलता है कि नौकर हाजिर है। यूं जियांगजियन हुक्म देता है कि अब से चुपचाप तांगलिंग्यू पर नजर रखो और उसकी हर हरकत का पता करो। किंग फू कहता है कि जी बादशाह। यूं जियांगजियन आगे कहता है कि यूएफई के महल के मामलों पर भी नजर रखो और संपर्क करने वाले हर शख्स को पहले चेक करो। किंग फू जी बोलता है। यूं जियांगजियन अपने हाथों में कियान किंगसी को देखता है और बोलता है कि मैं तो इस बेकार चीज को भूल ही गया था। मो शुआन्या बगीचे में पौधे उगा रही होती है। तभी ऐलान होता है कि बादशाह तशरीफ लाए हैं। मो शुआन्या हैरान होकर सोचती है कि यह यहाँ क्यों आए हैं और अपने पैरों के पास बैंगनी धुंध फैलाती है। यूं जियांगजियन बगीचे में मो शुआन्या के पास आता है और उसे शुआन्या कहकर पुकारता है। मो शुआन्या पूछती है कि बादशाह आप यहाँ कैसे आए। यूं जियांगजियन पूछता है कि शुआन्या तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। यूं जियांगजियन मो शुआन्या के चेहरे पर मौजूद जख्मी निशान को छूता है और पूछता है कि क्या यह उस राक्षस ने किया है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। मो शुआन्या कहती है कि बादशाह थोड़ा दर्द है, आप हाथ मत लगाएं। यूं जियांगजियन उसे गौर से देखता है और थोड़ी मुस्कान करता है। यूं जियांगजियन गुस्से में खोजे किंग फू को लात मारता है। किंग फू जमीन पर गिरता है। यूं जियांगजियन चिल्लाता है कि क्या मैंने शाही रक्षकों को रखेल की हिफाजत का हुक्म नहीं दिया था, तुम लोग क्या कर रहे हो। किंग फू जमीन पर गिरकर बोलता है कि बादशाह मैं खोजा हूँ, शाही रक्षक मेरे अधीन नहीं आते। यूं जियांगजियन कहता है कि तुम अभी भी जवाब दे रहे हो और उसे दोबारा लात मारता है। किंग फू माफी मांगता है कि बादशाह मैं समझ गया, लात मत मारिए। यूं जियांगजियन पूछता है कि तुम्हारी क्या गलती है। किंग फू बोलता है कि मेरी क्या गलती हो सकती है। यूं जियांगजियन कहता है कि तुम अभी चुपके से हंसे थे। किंग फू घबराकर कहता है कि बादशाह आपने गलत देखा, महारानी के जख्मी होने पर मेरा दिल दुख रहा है, मैं कैसे हंस सकता हूँ। मो शुआन्या कहती है कि बादशाह गुस्सा ठंडा करें, इसमें किंग फू महानिरीक्षक का कोई कसूर नहीं है, इन्हें इल्जाम मत दें। यूं जियांगजियन मो शुआन्या के करीब आता है और चुपके से कियान किंगसी उसे छूता है और कहता है कि मुझे पता था शुआन्या सबसे ज्यादा मेहरबान है। कियान किंगसी के असर की वजह से मो शुआन्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह हैरान होकर अपने हाथ भींचती है जहां उसके हाथों पर भी जख्मी निशान हैं। मो शुआन्या कहती है कि बादशाह वक्त काफी हो गया है, आपको ज्यूचोंग यूनक्यू छत पर जाना चाहिए। यूं जियांगजियन कहता है कि मैंने सुना है कि कल रात उस राक्षस ने तुम्हारे 10 साल से पाले हुए खरगोश को भूनकर खा लिया। मो शुआन्या सदमे में आ जाती है।
यूं जियांगजियन बहुत नाटकीय ढंग से बोलता है कि वह कितना बुरा है। खरगोश इतना प्यारा था, राक्षस उसे कैसे खा सकता है। मो शुआन्या खुद को संभालकर कहती है कि बादशाह कोई बात नहीं, बस एक खरगोश ही था। यूं जियांगजियन कहता है कि रखेल उदास न हो, मैं नैतिक रूप से उस राक्षस की बुराई करूंगा। मो शुआन्या कहती है कि धन्यवाद बादशाह। मो शुआन्या गुस्से में सोचती है कि यूं जियांगजियन तुम बिल्कुल बेकार कुत्ता हो, मैं खुद तुम्हें बर्बाद करूंगी। तभी यूं जियांगजियन को छींक आती है। यूं जियांगजियन किंग फू से पूछता है कि क्या तुमने अभी मुझे गाली दी। किंग फू बोलता है कि मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। यूं जियांगजियन किंग फू से पूछता है कि खरगोश की टांग का स्वाद कैसा था। किंग फू बोलता है कि बहुत ही स्वादिष्ट। यूं जियांगजियन उसे चेतावनी देता है कि जो काम सौंपा है उस पर आज जरूर नजर रखना, अगर कोई गलती हुई तो अंजाम पता है। किंग फू झुककर चला जाता है। यानफेई आती है और यूं जियांगजियन से पूछती है कि इतनी देर से क्यों आए। यूं जियांगजियन कहता है कि कल रात शुआन्या पर राक्षस ने हमला किया था तो मैं वहां अफसोस करने गया था। यानफेई उसे बेवकूफ कहकर गुस्सा करती है। यूं जियांगजियन कहता है कि यानफेई, तुम्हारा गुस्सा समझ आता है पर मुझे गाली देना गलत है। यानफेई यूं जियांगजियन को समझाती है कि जबरदस्ती मत करो, ज्यादा गोलियां खाने से तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि आज से कोई ताकत बढ़ाने वाली चीज इस्तेमाल मत करना। यूं जियांगजियन कहता है कि तुम बिल्कुल हारने से डर रही हो, मैं स्वर्ग का चुना हुआ हूँ, कुछ ही मिनटों में संत स्तर में दाखिल हो सकता हूँ। यानफेई कहती है कि तुम बिल्कुल निराशाजनक हो और गुस्से में वहां से चली जाती है। यूं जियांगजियन मुस्कुराता है और यानफेई को जाते हुए देखता है। शुरुआत में एक चमकता और धड़कता हुआ सुनहरा दिल दिखाया जाता है जो ऊर्जावान लहरों से घिरा होता है। फिर दृश्य बदलता है और यूं जियांगजियन अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में तेज सुनहरी रोशनी और आग प्रकट होती है।